कर दो। हाँ तो गाइज हम लोग रिले जो है हमारा टॉपिक हम पूरा पढ़ चुके थे, ठीक है। अच्छा आप लोगों का रिस्पॉन्स मिल रहा है तो सीधी सी बात है, अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करते रहा करो यार, यही मोटिवेशनल है मेरा तो, ठीक है। हाँ तुम्हारे लिए जो भी मेहनत करवानी है कितनी भी करवाओ, बस सब्सक्राइब करते रहो चैनल को, लाइक करते रहो वीडियोज को, देखते रहो प्रॉपर तरीके से, ठीक है। वही मोटिवेशन है मेरा। ओके अब सुनना जरा, आज का जो टॉपिक है बेटा हमारा वो है आपका सर्किट ब्रेकर। ओके सर्किट ब्रेकर। तो आज हम ये देखने वाले हैं कि ये जो सर्किट ब्रेकर होता है ये किस तरीके से ऑपरेट करता है, क्या इसका फिनोमिना होता है और इसको ऑपरेट करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, उनको हम रिसोल्व कैसे करते हैं और क्या इसका पूरा का पूरा फिनोमिना होता है। क्लियर है। तो पहले सर्किट ब्रेकर को समझने से पहले, इसको पढ़ने से पहले इसके बारे में हम थोड़ा सा एक जान लेते हैं कि रिले और सर्किट ब्रेकर का एक कॉम्बो के बारे में जान लेते हैं कि दोनों एक दूसरे से किस तरीके से रिलेटेड होते हैं और एक दूसरे के ऊपर किस तरीके से डिपेंडेंट होते हैं। क्लियर है। तो एक बार जरा समझना, सपोज दैट ये आपकी एक बस बार है, ठीक है, जिसपे आपका जनरेटर और लोड वगैरह कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। और ये आपकी यहाँ पे इस तरीके से क्या है, ये आपकी ट्रांसमिशन लाइन है, ये आपकी ट्रांसमिशन लाइन है जिसमें आपकी करंट जा रही है सपोज दैट आई, ठीक है। और सपोज दैट इस बस बार के ऊपर आपका वोल्टेज है V और फ्रीक्वेंसी है आपकी F। इंडिया में आपकी फ्रीक्वेंसी फिक्स ही होती है, दैट इज योर 50 हर्ट्ज। क्लियर है। ओके अब रिले क्या करता है, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारा जो रिले होता है वो करंट वोल्टेज में चेंज, करंट में कितना चेंज हुआ है फॉल्ट की वजह से, वोल्टेज में कितना चेंज होता है, क्लियर है, या उसके फेज में कितना डिफरेंस आ रहा है, फ्रीक्वेंसी में क्या चेंज होता है, क्लियर है। तो इन सबको कौन मेजर करता है, रिले मेजर करता है। तो बेटा रिले जो होता है ना वो कुछ इस तरीके से होता है, जरा देखना, रिले में आपके दो ट्रांसफार्मर होते हैं एक्चुअली इस तरीके से, ठीक है। एक ये ट्रांसफार्मर होता है जो कहां लगा होता है, ट्रांसमिशन लाइन से। ये कौन सा होता है, तो बेटा होता है ये होता है आपका करंट ट्रांसफार्मर। क्लियर है। और एक ट्रांसफार्मर होता है वो आपका यहां होता है जो बस बार से कनेक्टेड होता है, और ये क्या मेजर करता है, तो बेटा ये मेजर करता है आपका वोल्टेज या यू कैन से ओवर पोटेंशियल। क्लियर है या नहीं है। तो दो ट्रांसफार्मर होते हैं बेटा इस तरीके से, आपका करंट ट्रांसफार्मर और वोल्टेज ट्रांसफार्मर, और इन दोनों की जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वो यहां पे होती है इस तरीके से। क्लियर है। तो क्या करेगा, ये जो बॉक्स होता है, ये आपका ये बॉक्स है, ये पूरा का पूरा बॉक्स जो है ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, रिले को। किसको दिखा रहा है ये आपके, रिले को। क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहा है, एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, देखो ट्रांसफार्मर की क्या प्रॉपर्टी होती है कि अगर उसके प्राइमरी वाइंडिंग में जाने वाली करंट या वोल्टेज में अगर चेंज होता है तो नंबर ऑफ टर्न्स के अकॉर्डिंग सेकेंडरी वाइंडिंग में भी आपका करंट या वोल्टेज की वैल्यू चेंज होती है या नहीं होती है। तो ये आपका करंट ट्रांसफार्मर का या आपका रिले का फिनोमिना होता है। एक साथ समझ लेंगे, पहले मैं डायग्राम बना देता हूं, पहले आप डायग्राम देख लो। क्लियर है। ओके देखना जरा ध्यान से, ये कुछ ऐसा एक सर्किट होता है। ओके एक बार देख लो आप लोग, कुछ इस तरीके का। ओके ये होता है बेटा आपका सर्किट ब्रेकर। ये आपकी एक डीसी बैटरी होती है। ओके इसको बोला जाता है ट्रिप कॉइल। ओके ये एक आपका एक स्विच है और ये है आपका रिले और ये ट्रांसफार्मर। क्लियर है। हाँ अब ध्यान से समझना भाई, जैसे इनिशियल में क्या हुआ, ये आपका सिस्टम होता है, ये क्लोज होता है, यहां पे नीचे जाके आपका क्या लगा हुआ है, यहां पे लोड कनेक्टेड है, ये लोड कनेक्टेड। क्लियर है। अगर लोड कनेक्टेड है तो आपके बस बार के ऊपर पर्टिकुलर वोल्टेज होगा, सपोज दैट V वोल्टेज है, और इस ट्रांसमिशन लाइन में एक फुल लोड करंट फ्लो हो रही होगी, सपोज दैट I करंट का क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। अब क्या हुआ कि किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे सपोज दैट आपका जो सिस्टम है उस सिस्टम में मान लो फॉल्ट आ गया बेटा, यहां पे सपोज दैट आपका क्या आ गया, एक फॉल्ट आ गया, ये फॉल्ट आ गया। तो क्या होता है, जैसे ही सिस्टम में बेटा फॉल्ट आता है ना, तो आपके सिस्टम में यहाँ पे फॉल्ट होगा तो एक हाईली अमाउंट ऑफ करंट का फ्लो होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो फॉल्ट करंट होती है वो आपकी फुल लोड करंट से कई गुना ज्यादा होती है। सही बात है नहीं है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई करंट का फ्लो होना शुरू होगा। तो जब हाई करंट का फ्लो होना शुरू होगा तो क्या वो हाई करंट इस करंट ट्रांसफार्मर में होते हुए जाएगी कि नहीं जाएगी, बिल्कुल जाएगी। तो जैसे ही इस करंट ट्रांसफार्मर की इस वाइंडिंग में करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी तो इस वाइंडिंग में भी करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी या नहीं होगी।
तो सबसे पहले फॉल्ट का जो पता लगेगा वो किसको लगेगा, रिले को पता लगेगा। रिले को क्या पता लगेगा कि भाई इसमें फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू इंक्रीज हो चुकी है। अगर इंक्रीज हो चुकी है तो सबसे पहले कहां जा पता चलेगा आपको, रिले को पता लगेगा। मतलब रिले जो होता है ना वो इंसान होता है बेटा जो आपके फॉल्ट को सेंस करने का काम करता है। क्या करने का काम करता है, सेंस करने का काम होता है। जैसे हमारी बॉडी है, क्लियर है। अगर सपोज दैट आपने किसी गरम चीज के ऊपर हाथ रख दिया, किसी वस्तु के ऊपर हाथ रख दिया, तो आप तुरंत हाथ को हटा लेते हो। क्यों हटा लेते हो, क्योंकि आपको वहां पे हीट जो है ना वो हीट सेंस हुई है। तो ये सेंस जो किया वो किसने किया, आपके हाथ ने किया, नहीं। आपको ऑर्डर कौन देता है, ब्रेन देता है। तो बेटा हर एक चीज को सेंस करने का कि कौन सी चीज गर्म है, कौन सी ठंडी है, कौन सी खतरनाक है या कौन सी खतरनाक नहीं है, तो इन सबको सेंस करने का काम जो होता है वो किसका होता है, ब्रेन का होता है। हमारी बॉडी में किसका काम होता है, ब्रेन का होता है। इसी तरीके से आपके पूरे पावर सिस्टम में अगर फॉल्ट आता है, नहीं आता है, करंट कितनी है, वोल्टेज कितना है, या आपके सिस्टम में अगर कोई डिस्टरबेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसको जो सेंस करने का काम होता है वो सेंस करने का काम होता है बेटा रिले का। क्या होगा, जैसे ही फॉल्ट आएगा इसमें करंट बढ़ेगी, जैसे ही प्राइमरी वाइंडिंग में करंट बढ़ेगी तो सेकेंडरी वाइंडिंग में भी करंट बढ़ेगी। क्लियर है। तो पता किसको चलेगा, रिले को चलेगा। किसको पता चलेगा, रिले को पता चलेगा। अगर करंट की वैल्यू, पिकअप वैल्यू, जैसा मैंने आपको पढ़ाया था ओवर करंट रिले में, क्लियर है, अगर पिकअप वैल्यू से ज्यादा हुई तो ये रिले क्या करेगा, इसने सेंस किया है। तो ध्यान से समझना, सबसे पहली चीज कि आपका जो पावर सिस्टम होता है इसमें बेटा ये आपका जो रिले होता है ना, इस रिले को ब्रेन ऑफ द सिस्टम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इसको ब्रेन बोला जाता है। क्यों बोला जाता है ब्रेन, कि जिस तरीके से बॉडी में सेंस करने वाला पार्ट आपका ब्रेन होता है, उसी तरीके से पावर सिस्टम में फॉल्ट को सेंस करने का जो काम करता है वो कौन करता है, रिले करता है। रिले सिर्फ सेंस करता है। अब देखो रिले ने सेंस किया कि भाई फॉल्ट आ गया, फॉल्ट आ गया तो रिले क्या बोलेगा कि भाई सिस्टम को प्रोटेक्ट करना है। तो प्रोटेक्ट करना है तो क्या करेगा, वो यहां से एक सिग्नल जनरेट करेगा। सिग्नल जनरेट करके क्या करता है, वो इस स्विच को क्लोज कर देता है। अब देखो जब तक ये स्विच आपका ओपन रहेगा इस सर्किट में कोई करंट नहीं होगी, होगी क्या, नहीं होगी। जैसे ही ये सर्किट यहां पे क्लोज होगा, देखो बेटा यहां पे डीसी बैटरी लगी हुई है, एक करंट का फ्लो होना शुरू हो जाएगा यहां पे। क्लियर है। सपोज दैट आई डैश नाम दे देता हूं। ये करंट यहां से जैसे ही फ्लो होना शुरू होगा, देखो यहां पे एक कोयल लगी हुई है। क्या लगी हुई है, कोयल लगी हुई है। सपोज दैट इस कोयल में नंबर ऑफ टर्न्स अगर आपके n है और अगर इसमें करंट फ्लो होने लगी है आई डैश, तो बेटा इस कोयल में है ना एमएमएफ प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। होगा या नहीं होगा। ये एमएमएफ किस में आ रहा है बेटा, ट्रिप कोयल में आ रहा है। किस में आ रहा है, ट्रिप कोयल में आ रहा है। एमएमएफ एक फोर्स होता है, होता है नहीं होता है, तो देख लो मैग्नेटोमोटिव फोर्स होता है। ये किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाई विद करंट के बराबर होता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज में। क्लियर है। अब जैसे ही यहां पे एक फोर्स डेवलप हुआ, क्या हुआ, ये फोर्स क्या करेगा भाई, रिले ने क्या सिग्नल भेजा है कि भाई फॉल्ट आ गया है। फॉल्ट आ गया है तो मतलब क्या करो, सर्किट को ब्रेक कर दो। तो ये जो ट्रिप कोयल जो होती है ये फोर्स लगाती है, किसके ऊपर फोर्स लगाती है, इस हैंडल के ऊपर फोर्स लगाती है, और इस हैंडल को ये क्या करती है, यहां से पीछे खींच लेती है। जैसे ही ये पीछे खींचता है, ये वाला जो पोर्शन होता है वो इस वाले पोर्शन से क्या हो जाता है बेटा, रिमूव हो जाता है। क्लियर है। जैसे ही ये रिमूव हो जाता है तो ये सर्किट क्या होता है, यहां से ब्रेक हो जाता है और आपका सिस्टम जो होता है वो प्रोटेक्ट हो जाता है, और फॉल्टी पार्ट जो होता है वो हेल्थी पार्ट से क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। क्लियर है नहीं है। इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं प्रोटेक्शन बिहेवियर। क्लियर है। तो अब देखो ये जो फोक्स होता है जहां पे आपका ये स्विच इससे अलग होता है, इसको बोला जाता है बेटा सर्किट ब्रेकर। क्या बोलते हैं इसको, सर्किट ब्रेकर। क्लियर है नहीं है। तो देखो सर्किट ब्रेकर के बारे में इस डायग्राम से आपको क्या क्या खास बातें पता चली है। तो सबसे पहले पहली खास बात ध्यान से सुनना, सर्किट ब्रेकर क्या फॉल्ट को सेंस करता है, क्या नहीं करता है। फॉल्ट को सेंस कौन करता है, रिले करता है। सही बात है नहीं है। तो सर्किट ब्रेकर फॉल्ट को सेंस नहीं करता है। क्लियर है नहीं है। तो इट्स नॉट ए, या सर्किट ब्रेकर डज नॉट सेंस द फॉल्ट। क्लियर है नहीं है। अगर सिस्टम में फॉल्ट आ जाए या नहीं है, या कितनी करंट जा रही है, डजंट केयर। सर्किट ब्रेकर आपके फॉल्ट को सेंस नहीं करता है। जो फॉल्ट को सेंस करता है वो कौन करता है, आपका रिले करता है। तो सर्किट ब्रेकर क्या करता है बेटा, सर्किट ब्रेकर ये आपका एक तरीके से समझ लो एक मैकेनिकल हैंडल है। जैसे ही ये रिले सिग्नल भेजता है, ये इसको खींच के दूर कर देता है और सिस्टम को क्या कर देता है, अलग अलग कर देता है। मतलब ये कैसा है, तो बेटा ये आपका एक मैकेनिकल स्विच है। कैसा स्विच है ये आपका, मैकेनिकल स्विच है ये आपका। क्लियर है।
इसमें दो पार्ट है, एक आपका मूवेबल पार्ट है जिसको आप ऐसे खींच रहे हो, एक आपका स्टेशनरी पार्ट है। क्लियर है? जैसे ही आपने इस मूवेबल पार्ट को दूर खींचा, ये दोनों सिस्टम को क्या कर देगा? अलग अलग कर देगा। क्लियर है? नहीं है? और ये क्या करने के लिए यूज में होता है? क्लियर है? तो इट यूज्ड टू सेपरेट, क्लियर है, इट यूज्ड टू सेपरेट द हेल्थी पार्ट okay, from the faulty part। ओके, तो ये क्या करता है कि आपके हेल्थी पार्ट को फॉल्टी पार्ट से क्या कर देता है? अलग कर देता है। जैसे ही इधर आएगा, फॉल्टी पार्ट अलग हो गया, हेल्थी पार्ट अलग हो गया, और आपका जो सिस्टम होता है वो क्या हो जाता है? प्रोटेक्ट हो जाता है। क्लियर है? नहीं है? तो ध्यान रखना कि आपका जो ये सिग्नल होता है या आपका जो सर्किट ब्रेकर होता है, ये आपका एक मैकेनिकल स्विच होता है, इसमें सेंस करने की कोई कैपेबिलिटी नहीं होती है। ये कब ऑपरेट करता है? तो ये सिर्फ और सिर्फ तब ऑपरेट करता है जब रिले इसको सिग्नल भेजता है और ट्रिप कोयल जो होती है वो एक फोर्स लगा के इसको क्या करती है? अलग कर देती है। तो विदाउट रिले के सिग्नल भेजने से ये आपका कभी भी ऑपरेट नहीं करेगा। ये ऑपरेट तभी करेगा जब आपका रिले इसको क्या भेजेगा? सिग्नल भेजेगा। क्लियर है? नहीं है? ओके, तो ये एक छोटी सी कहानी थी दोनों का कॉम्बिनेशन की, किस तरीके से वर्क करते हैं। क्लियर है? अब हम सर्किट ब्रेकर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो चलिए आगे, इसको हटा देता हूं मैं। ओके, ये थोड़ा सा एक इंफॉर्मेशन था, आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से इनका कनेक्शन होता है और कैसे ये ऑपरेट करते हैं। क्लियर है? ओके, तो देखो मैं इसको हटा देता हूं। अब आगे चलते हैं, ध्यान से समझना। सर्किट ब्रेकर के बारे में थोड़ा जानते हैं अच्छे से। ओके, हाँ, तो भाई हमारा सर्किट ब्रेकर कैसा होता है, सुनना भाई जरा ध्यान से। देखो क्या हुआ, इस तरीके से आपका बस बार है, मान लो इस पे एक वोल्टेज है V, यह है आपकी ट्रांसमिशन लाइन। क्या होता है सर्किट ब्रेकर का फिनोमिना? भाई सर्किट ब्रेकर जो होता है, सपोज दैट ये आपकी ट्रांसमिशन लाइन का वायर है, अच्छा खासा बना देता हूं मैं, मोटा बना देता हूं, ये समझ लो ये वायर है, इतना ही समझ लो। क्लियर है? तो सर्किट ब्रेकर कनेक्टेड होता है बेटा यहां पे, ये आपका पोर्शन जो होता है ये होता है आपका कौन सा? सर्किट ब्रेकर। क्लियर है? इसमें कितने पार्ट होते हैं? तो इसमें दो पार्ट होते हैं बेटा। एक कौन सा पार्ट होता है? तो एक होता है आपका फिक्स कॉन्टेक्ट और दूसरा कौन सा होता है? मूविंग कॉन्टेक्ट। क्लियर है? नहीं है? अब देखो मैं इसको थोड़ा बड़े वर्जन में बनाता हूं, थोड़ा ध्यान से समझना। क्लियर है? जैसा ये आपका वायर है, देखो ये आपका वायर है इस तरीके से। क्लियर है? अब ये इस तरीके से दूसरे वाले वायर से इस तरीके से कनेक्टेड है। ठीक है? ये कब है? अगर ये दोनों इस तरीके से कनेक्टेड होगा तो यहां से जो करंट आएगी वो इजीली तरीके से इधर जाती रहेगी। सही बात है? नहीं है? ये आपका सिस्टम है, ये आगे जाके यहां से किससे कनेक्टेड है? लोड से कनेक्टेड है। अब जब तक फॉल्ट नहीं आएगा, जब तक ये फिक्स कॉन्टेक्ट और मूविंग कॉन्टेक्ट एक दूसरे से क्या होंगे? टच में रहेंगे, एक फिक्स अमाउंट ऑफ फुल लोड करंट का क्या होता रहेगा? फ्लो होता रहेगा। क्लियर है? नहीं है? तो ये वाला देखो, ये फिक्स कॉन्टेक्ट हो गया आपका, ये बेटा आपका फिक्स कॉन्टेक्ट है, ये आपका कौन सा कॉन्टेक्ट है? मूविंग कॉन्टेक्ट है। क्लियर है? नहीं है? तो ये दोनों एक दूसरे के टच में रहते हैं, कंडक्शन करवाते रहते हैं, करंट का फ्लो होता रहता है। तो ये कब होता है बेटा? ये तब होता है जब आपके सिस्टम में फॉल्ट नहीं होता है। तो बेटा ये आपका बिफोर फॉल्ट वाली कंडीशन है। क्लियर है? नहीं है? अब जैसे ही फॉल्ट आ गया, मान लो यहां पे आपका क्या आ गया? ये फॉल्ट आ गया, एक हाई अमाउंट ऑफ करंट जाएगी, रिले उसको सेंस करेगा, रिले उसको सिग्नल भेजेगा, सिग्नल भेजेगा तो सर्किट ब्रेकर क्या करेगा? यहां से इस सिस्टम को ओपन कर देगा। करेगा या नहीं करेगा? इन दोनों के बीच में गैप आ जाएगा, आएगा या नहीं आएगा? तो आपका बिहेवियर कैसा हो जाएगा कि जब आपका फॉल्ट आएगा तो बेटा ये फिक्स कॉन्टेक्ट तो ये रहा आपका, ऐसे के ऐसे ही। क्लियर है? नहीं है? जैसे ही फॉल्ट आया, रिले ने सिग्नल भेजा, सर्किट को पता लगा कि सिस्टम को क्या करना है? अलग अलग करना है। तो इस मूविंग कॉइल को उसने, वो जो लगा हुआ था ना डंडा मैकेनिकल स्विच, उससे खींचा एमएमएफ फोर्स की वजह से, और खींच के इसने इसको क्या कर दिया? इस तरीके से अलग कर दिया। क्लियर है? नहीं है? तो ये आपका मूविंग कॉन्टेक्ट को पीछे किसका के इसने क्या कर दिया? अलग कर दिया। तो इसको किया आपने, कनेक्शन को क्या कर दिया है? ब्रेक कर दिया है। क्लियर है? नहीं है? तो ये कब होता है? ये आपके सर्किट ब्रेकर का डायग्राम कब होता है? व्हेन फॉल्ट इज अकर। क्लियर है? नहीं है? जब आपके सिस्टम में क्या प्रेजेंट हो? फॉल्ट प्रेजेंट हो। जब फॉल्ट आ जाता है तो रिले के सिग्नल भेजने की वजह से ये इसको क्या कर देता है? अलग अलग कर देता है। क्लियर है? ओके, ये हो गया एक बेसिक कहानी। ओके, अब जरा ध्यान से सुनना। देखो अब भाई एक बात बताओ, प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे इंडिया में जो वोल्टेज होता है वो कितना होता है? 11 किलो वोल्ट, 33 किलो वोल्ट, 66, 132। क्लियर है? नहीं है? मतलब किलो वोल्ट्स में आपका वोल्टेज होता है, मतलब वेरी हाई वोल्टेज होता है। मतलब आपका ये जो बस बार है ना बेटा,
इस बस बार पे आपका वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ क्या होता है, वोल्टेज होता है। अब देखो जैसे ही आप लोगों ने, जब यहां पे हाई वोल्टेज था, जब ये कंडक्शन था, तो वो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूटेड था पूरा, क्लियर है। अब जैसे ही आप लोगों ने इस सिस्टम को अलग अलग किया, क्या हुआ, यहां पे आपका फॉल्ट आया था, सपोज दैट तार टूट के यहां कहां गिर गया था, ये समझ लो जमीन पे गिर गया था, तो यहां पे आपका वोल्टेज कितना हो गया, 0 हो गया। लेकिन इस वाले पॉइंट पे आपका वोल्टेज किसके बराबर होगा बेटा, बस बार वोल्टेज के बराबर। तो यहां पे और यहां पे इन दोनों के ऊपर जो वोल्टेज होगा ना बेटा, वो वेरी हाई अमाउंट ऑफ वोल्टेज जो होगा वो क्रिएट हो जाएगा। किस किस के बीच में, इस वाले पॉइंट के बीच में और इस वाले पॉइंट के बीच में, क्लियर है नहीं है। अब देखो जैसे ही यहां पे एक वेरी हाई अमाउंट ऑफ वोल्टेज क्रिएट होगा, अब यहां बीच में कौन है, बीच में बेटा आपका एयर भरा हुआ है, क्योंकि आपने इधर कर दिया तो बीच में एयर बचा, सही बात है नहीं है। अब ये वेरी हाई वोल्टेज जो होगा ये क्या करेगा, तो जरा ध्यान से समझना। आप लोगों ने कभी कैपेसिटर के बारे में सुना है, कैपेसिटर के बारे में सुना है बेटा, कैपेसिटर क्या होता है, जरा ध्यान से सुनना भाई। कैपेसिटर ये होता है कि सपोज दैट मेरे पास कैपेसिटर का डायग्राम कुछ ऐसा है, और मान लो इसको मैंने एक V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया, क्लियर है। तो होगा क्या बेटा, सुनना, जैसे ही आप V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करते हो, मान लो आपने यहां 0 वोल्टेज मान लिया तो ये 0 हो गया, इधर से आपने V माना तो यहां पे वोल्टेज हो गया V। मतलब क्या हुआ, बीच में क्या भरा हुआ होता है, इंसुलेटर भरा हुआ होता है। मतलब यहां पे इन दोनों के बीच में एक हाई क्या आया, आपका वोल्टेज फील्ड या आपका वोल्टेज डेवलप हो गया है, क्लियर है नहीं है। इस हाई वोल्टेज की वजह से क्या होगा, देखो अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज लगाओ तो इस तरीके से यहां पे चार्जिंग की प्लेट बन जाती है आपकी कैपेसिटर में, बनती है नहीं बनती है। हाई वोल्टेज को पॉजिटिव बोल देते हैं हम और लो वोल्टेज को नेगेटिव से इंडिकेट करते हैं, सही बात है नहीं है। अब सुनो क्या होता है, एक जब स्टैटिक चार्ज होता है, कौन सा चार्ज बेटा, स्टैटिक चार्ज, मूवेबल नहीं, कौन सा चार्ज, स्टैटिक चार्ज, क्लियर है। क्या ये चार्ज स्टैटिक है क्या, बिल्कुल स्टैटिक है। कैसे, अरे ये इस प्लेट के ऊपर आके बैठ गया है बेटा, ये मूव नहीं कर रहा है, क्लियर है। तो कैपेसिटर में चार्ज आके क्या हो जाता है, बैठ जाता है। एक स्टैटिक चार्ज जो होता है ना, वो बेटा एक इलेक्ट्रिक फील्ड को डेवलप करता है। किसको डेवलप करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को डेवलप करता है। और उसकी जो डायरेक्शन होती है ना बेटा, वो आपके पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। मतलब क्या होगा, इसके मिड में एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा, सही बात है नहीं है। अगर इन दोनों प्लेट्स के बीच में अगर आपकी डिस्टेंस क्या है, d है, सपोज दैट डिस्टेंस क्या है, d है, तो ये आपका आने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, ये बेटा आपका V/d के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, V/d के बराबर होता है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एक एनर्जी है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक एनर्जी है, क्लियर है नहीं है। तो जितना ज्यादा वोल्टेज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, और जितनी कम डिस्टेंस होगी इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही ज्यादा होने वाला है, क्लियर है नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक एनर्जी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी है, सही बात है नहीं है, चार्ज की एनर्जी है। अब जरा ध्यान से सुनो, यहां क्या हुआ है बेटा, यहां भी यही हुआ है कि सपोज दैट आपने इस मूवेबल पार्ट को यहां से दूर कर लिया, सपोज दैट इन दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस क्रिएट होगी बेटा, d डिस्टेंस क्रिएट हो गई, सही बात है नहीं है। तो क्या यहां भी इन दोनों पार्ट के बीच में वोल्टेज डिफरेंस है क्या, अरे बिल्कुल इस तरीके से फिनोमिना हो जाएगा भाई, बिल्कुल वोल्टेज डिफरेंस है, b के बराबर वोल्टेज डिफरेंस है, क्लियर है नहीं है। तो क्या होगा, इस वाले मीडियम में बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा, किसके अकॉर्डिंग, सेम फिनोमिना लगेगा, यही वाला, क्लियर है नहीं है। क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बेटा वही होगा, V/d के बराबर होगा। ये वोल्टेज कौन सा है, ये वोल्टेज वो वोल्टेज है बेटा जो आपके सर्किट ब्रेकर के अक्रॉस है। कौन सा वोल्टेज है ये आपका, जो आपके सर्किट ब्रेकर के अक्रॉस है। और ये डिस्टेंस कौन सी है, ये डिस्टेंस वो है जो आपका सेपरेशन वाला पार्ट है, कि आपने उसको कितना दूर कर दिया है, क्लियर है नहीं है। अब सोचो, ये जो वोल्टेज होता है ये काफी ज्यादा हाई होता है, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में आपको पता है ट्रांसमिशन लाइन पे वोल्टेज बहुत हाई होता है, 11 किलो वोल्ट, 33 किलो वोल्ट, क्लियर है नहीं है। तो बेटा जब ये वोल्टेज बहुत ज्यादा हाई होगा, अगर ये वोल्टेज बहुत ज्यादा हाई होगा तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड भी बहुत ज्यादा हाई होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, बहुत ज्यादा हाई होगा, क्लियर है नहीं है। और आप जानते हो जब इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा हाई होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आपके जो मॉलिक्यूल होते हैं उन मॉलिक्यूल्स में आयनाइजेशन होने की प्रॉपर्टी पाई जाती है, क्लियर है नहीं है। ये बिहेवियर बेटा ऐसा ही है बिल्कुल जैसे सपोज दैट आपने यहां पे क्या किया, एक आग को जलाया है इस तरीके से, और इस आग के ऊपर अगर आप हाथ रखते हो तो आपका हाथ गर्म होना शुरू होता है। अगर ये आग बहुत ज्यादा तेज हुई तो ये आपके हाथ को जला भी सकती है, क्यों, क्योंकि आग के पास में एक एनर्जी है, आग के पास में क्या है, एक एनर्जी है। इसी तरीके से बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ये भी एक स्टैटिक एनर्जी होता है। कौन सी एनर्जी होता है, स्टैटिक एनर्जी होता है, क्लियर है नहीं है। अगर ये एनर्जी बहुत ज्यादा हाई हुई, जैसे आग अगर बहुत ज्यादा हाई हुई और आपने हाथ रख दिया तो वो आपका हाथ को जला सकती है, जला सकती है कि नहीं जला सकती है।
तो इसी वजह से क्या होता है कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड काफी ज्यादा हाई होता है तो बेटा ये इसके बीच का जो मीडियम है, जहां पे क्या है आपकी हवा है, तो इस बीच के मीडियम में भाई हवा में भी मॉलिक्यूल तो होंगे ही, सही बिल्कुल सही बात है कि नहीं है। तो इन मॉलिक्यूल्स को ये क्या कर देता है, आयोनाइजेशन कर देता है। क्या कर देता है बेटा, आयोनाइजेशन कर देता है। क्लियर है नहीं है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के हाई होने की वजह से क्या होता है, आयोनाइजेशन होता है। अब देखो अगर आयोनाइजेशन होगा, भाई दो चीजें हैं, एक तो आपका सपोज दैट कोई आपका क्या रखा हुआ है, कोई इंसुलेटर रखा हुआ है, और एक सपोज दैट आपका क्या रखा हुआ है, आयन रखा हुआ है। क्लियर है नहीं है, पॉजिटिव या नेगेटिव आयन रखा हुआ है। अगर आप दोनों को देखोगे तो कौन ज्यादा कंडक्शन कराएगा, बेटा आयन तो कंडक्शन करवाएगा ही करवाएगा। क्या इंसुलेटर कंडक्शन करवाएगा, क्या नहीं करवाएगा। क्लियर है नहीं है। तो होगा क्या, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा हाई हो गया तो वो क्या करेगा, एयर के मॉलिक्यूल्स का आयोनाइजेशन कर देगा बेटा। अगर आयोनाइजेशन होगा तो क्या हो जाएगा, करंट का फ्लो होना शुरू हो जाएगा। किसका फ्लो होना शुरू हो जाएगा बेटा, करंट का फ्लो होना शुरू हो जाएगा। क्यों हुआ करंट का फ्लो हुआ, क्योंकि बेटा यहां आयोनाइजेशन हो चुका है। बीच में अगर आपका एक आयोनाइजेशन वाला मीडियम क्रिएट हो गया तो आयोनाइजेशन का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। क्लियर है। अगर आपको फ्रीली पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज मिल जाए तो वो तो करंट का फ्लो कराएंगे ही कराएंगे ना, सही बात है नहीं है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी ये आपको पता ही है, पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, सही बात है नहीं है। क्लियर है। तो क्या इस तरीके से फोर्स लगेगा और आपके करंट का फ्लो शुरू होगा इधर से इधर। क्लियर है नहीं है। अब देखो जैसे जैसे करंट का फ्लो होना शुरू होगा बेटा होगा क्या, अरे भाई अगर इसमें होते हुए करंट जाएगी तो यहां पे बीच में कौन है आपका, एयर है। एयर है तो क्या इसका रेजिस्टेंस होगा, अरे बिल्कुल होगा। किसके बराबर होगा, रो एल अपॉन ए। ये रो एल अपॉन क्या है, अरे भाई एल तो हो गया इस डी के बराबर, ए क्या हो गया इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, और रो क्या हो गया ये आपका एयर की डेंसिटी हो गई। सही बात है नहीं है। तो ये बेटा रो एल एयर की रेजिस्टिविटी होगी, तो ये रो एल अपॉन ए हो गया आपका। सही बात है नहीं है। अगर आपका करंट जाएगा बेटा, यहां पे एक रेजिस्टिव मीडियम है उसमें से करंट जाएगा तो क्या होगा, ये एक हीट को प्रोड्यूस करेगा। किसको प्रोड्यूस करेगा बेटा, हीट को प्रोड्यूस करेगा। क्या होगी उसकी वैल्यू, I²RT हीट होती है ना। अगर किसी रेजिस्टेंस में से करंट जाती है तो क्या प्रोड्यूस होता है, हीट प्रोड्यूस होती है। क्लियर है। अब देखो जैसे जैसे हीट प्रोड्यूस होगी, गर्म होगा, एनर्जी बढ़ेगी। एनर्जी बढ़ेगी तो भाई आपके पास में मॉलिक्यूल है, उनको चाहिए एनर्जी। अगर एनर्जी चाहिए होगी तो जब देखो, जब किसी चीज को आप गर्म करते हो, जैसे सपोज दैट किसी तवे को गर्म करते हो और उसके ऊपर एकदम से ठंडा पानी डाल देते हो, तो क्या होता है, वो पानी के कण एकदम से छनछना के उठने लगते हैं। क्यों उठने लगते हैं, क्यों, क्योंकि नीचे से आपने एक एनर्जी दे रखी है, उसको हीटिंग कर रखा है। अब जैसे ही यहां पे हीट डेवलप होगी बेटा, यहां के जो मॉलिक्यूल होंगे वो आयन होंगे, क्या वो स्पीडली तरीके से मूव करना शुरू करेंगे। क्यों, क्योंकि उनके पास में एनर्जी आ चुकी है। आ चुकी है नहीं आ चुकी है। अगर वो स्पीडली तरीके से मूव करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि बेटा करंट होती है वो NeAVD के बराबर होती है। क्लियर है नहीं है। किसी भी एलिमेंट में, ये आप लोगों ने कभी इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा होगा। क्लियर है नहीं है। मतलब करंट जो होती है वो चार्ज जो होते हैं, चार्ज कैरियर होते हैं, उनकी वेलोसिटी के ऊपर भी डिपेंड करती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर भी, कि वो कितनी तेजी से मूव कर रहे हैं। अब सोचो अगर हीट डेवलप होगी तो क्या होगा, यहां पे उनकी वेलोसिटी बढ़ेगी। अगर बेटा ये वेलोसिटी बढ़ेगा तो क्या होगा, करंट की वैल्यू इंक्रीज होना शुरू कर जाएगा। सही बात है नहीं है। ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि यहां पे बीच में क्या है, एयर है। एयर एक इंसुलेटर की तरह होता है, तो इंसुलेटर का अगर टेम्परेचर बढ़ाते हो तो करंट की वैल्यू बढ़ती है। सही बात है नहीं है। क्या हुआ, जैसे ही हीट हुआ, हीट बढ़ा तो क्या होगा आपका, एनर्जी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी, आयोनाइजेशन बढ़ेगा तो क्या बढ़ जाएगा आपका, करंट बढ़ जाएगा। क्लियर है। तो देखो क्या हुआ था, आयोनाइजेशन बढ़ा था, करंट बढ़ी थी, उससे हीट बढ़ी। क्लियर है। हीट से आप ये बोल दो कि आपका आयोनाइजेशन बढ़ गया, या बोल दो उसकी वेलोसिटी बढ़ गई। क्लियर है नहीं है। उससे वापस से क्या हुआ, और करंट बढ़ गई, और करंट बढ़ गई तो वापस से क्या होगा, और हीट बढ़ जाएगी, और हीट बढ़ेगी तो और आयोनाइजेशन बढ़ेगा, और करंट, और आयोनाइजेशन, और हीट, और करंट, और आयोनाइजेशन, और हीट। ऐसे करते करते हीट बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। बेटा जब हीट अगर बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी तो क्या होगा, तो बेटा यहां पे आपको एक आर्क का प्रोडक्शन होना शुरू हो जाएगा और एक आपको आग लगती हुई नजर आएगी। क्यों, क्योंकि एनर्जी जो है वो एब्रप्टली तरीके से बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। क्लियर है नहीं है। तो देखो सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट करने से आपका फॉल्ट को वो रिमूव तो करता है, बट इसमें एक प्रॉब्लम होती है। क्या प्रॉब्लम होती है कि जैसे ही आप इसको दूर करते हो तो इनके बीच में इस तरीके से आयोनाइजेशन होने की वजह से क्या डेवलप हो जाता है बेटा, हीट डेवलप होती है, और ये हीट कंटिन्यूसली तरीके से क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। अब बताओ अगर ये इंक्रीज होती गई तो यहां पे आग लगना शुरू हो जाएगा।
और जबरदस्त तरीके से अगर आग लगेगी तो ये आसपास वाले पार्ट्स जो होंगे उन पार्ट्स को क्या कर देगी, जला देगी या उनको क्या कर देगी, डिस्ट्रॉय कर देगी। सही बात है नहीं है? तो एक सर्किट ब्रेकर के पीसफुल ऑपरेशन के लिए या परफेक्ट ऑपरेशन के लिए क्या होना चाहिए, यह होना बहुत जरूरी है कि जब यहां पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होना बेटा, तो इसकी वजह से यहां पे आर्क का प्रोडक्शन ना हो, ये कंडक्शन करंट जो है वो खत्म होनी चाहिए। अगर ये कंडक्शन करंट खत्म हो जाएगी तो आपका सिस्टम आर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा, और अगर कंडक्शन करंट खत्म नहीं हुई ना बेटा तो ये इस तरीके से साइकिल में चलेगा और ये क्या करेगा, आर्क का प्रोडक्शन करता रहेगा। क्लियर है नहीं है? आगे चले, अब बिल्कुल आगे चले। ओके ठीक है, अब ध्यान से सुनो जरा। तो क्या होता है, इस तरीके से आपका जो सिस्टम होता है इसमें क्या होता है, ये आर्क का प्रोडक्शन होता है। क्लियर है? तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज आ जाती है वो अब ये आ जाती है कि आप एक सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट करने के लिए किस तरीके से इस आर्क को क्या कर पाओ, रिमूव कर पाओ। अगर आप इस आर्क को रिमूव कर पाओगे तो आप आपके सिस्टम जो है उस सिस्टम में क्या करोगे, सर्किट ब्रेकर को अच्छे से ऑपरेट करा पाओगे। क्लियर है नहीं है? अब ध्यान से सुनना, दो चीजें हैं यहां पे, मैं इसको थोड़ा सा इधर से इरेज कर देता हूं। ओके ध्यान से सुनना। ओके तो अब हमारे पास में जो फिनोमिना आ गया है इसको हटा दूं मैं। ओके हाँ ओके, तो देखो, तो अब हमारे पास में जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है वो प्रॉब्लम ये क्रिएट हुई है कि भाई सर्किट ब्रेकर फॉल्ट को रिमूव तो कर सकता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसमें एक आर्क का प्रोडक्शन हो जाता है, तो हमें आर्क को रिमूव करना है। अब क्लियर है नहीं है? तो हमारे पास, अब मैं आपको को कुछ मेथड बताता हूं। क्लियर है? तो आर्क को हम लोग किस तरीके से यूज जो है एलिमिनेट करते हैं, तो ध्यान से सुनना। मेथड ऑफ द आर्क एलिमिनेशन। क्लियर है नहीं है? या आप ये से भी बोल सकते हो आर्क एक्सचेंजेस, कि आर्क को किस तरीके से हम रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। क्लियर है नहीं है? तो इसके दो मेथड होते हैं। क्लियर है? तो पहला मेथड इसका क्या होता है पहला बेटा, तो पहला मेथड होता है इसका ड्यू टू, 1 सेकेंड, ओके पहला मेथड है इसका बेटा बाय इंक्रीजिंग द मीडियम रेजिस्टेंस। ओके और इसका दूसरा मेथड है बेटा, ओके जीरो इंटरप्शन करंट। क्लियर है? एक एक को समझेंगे हम और एक एक के बारे में पढ़ेंगे कि ये दोनों मेथड जो है वो किस तरीके से यूज में लिए जाते हैं और किस तरीके से इनका फिनोमिना होता है कि ये आर्क को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। क्लियर है नहीं है? ओके तो हम लोग एक एक को करते हैं। तो पहले हम पहला वाला पढ़ लेते हैं, बाय इंक्रीजिंग दी मीडियम रेजिस्टेंस। क्लियर है? उसके बाद में दूसरा पढ़ेंगे कि जीरो आर्क को किस तरीके से रिमूव करते हैं। तो पहला वाला पढ़ के बारे में पढ़ रहे हैं हम। क्लियर है? सुनना जरा ध्यान से भाई, देखो हो क्या रहा है, सुनना। ओके देखो भाई, ये मेरा सिस्टम था इस तरीके से, देखना भाई जरा। ओके ये आपका फिक्स कांटेक्ट था और यहां पे इस तरीके से ये आपका मूविंग कांटेक्ट था। क्लियर है? वेरी गुड। तो यहां पे क्या हुआ था, यहां पे आपका एक वोल्टेज डेवलप हो गया था और उस वोल्टेज की वजह से क्या हुआ था, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ था। अब देखो वो इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा क्या, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस एयर के मॉलिक्यूल को आयनाइजेशन करने की कोशिश करेगा। अब बीच में कौन है, एयर है। अब बेटा एयर जो होता है ना वो होता है इंसुलेटर। क्या होता है, एयर इंसुलेटर होता है। क्लियर है? तो एयर जल्दी से आयोनाइजेशन होता नहीं है। कब आयोनाइजेशन होगा, तो दो चीजें होती है भाई, दो चीजें होती है। जैसे एयर जो है वो करंट को फ्लो कराने के लिए क्या करता है, एक हाईली रेजिस्टेंस को प्रोवाइड करता है। सही बात है नहीं है? लेकिन अगर यहां पे प्रोड्यूस होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो दो चीजें हैं। पहला क्या है, पहला आपका है ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, जो सर्किट ब्रेकर में आर्क की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, आर्क की वजह से, जो क्या काम कर रहा है, आयनाइजेशन। क्या कर रहा है वो, आयनाइजेशन करने की कोशिश कर रहा है। दूसरा कौन सा है, तो दूसरा बेटा यहां पे आपका रेजिस्टेंस वाला फील्ड है, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है। किसकी, मीडियम की। किसकी, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। देखो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है कि करंट को रोकने के लिए
या आयोनाइजेशन की प्रॉपर्टी को रोकने के लिए या अपोजिशन करने की जो क्षमता होती है वो क्षमता बेटा आपकी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहलाती है। क्या कहलाती है? डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहलाती है। क्लियर है नहीं है? और जो इलेक्ट्रिक जो आयोनाइजेशन करने की क्षमता होती है, देखो एक तो है आयोनाइजेशन का अपोजिशन करने की क्षमता और एक होती है आयोनाइजेशन करने की क्षमता। क्लियर है? तो जो अपोजिशन करने की क्षमता होती है वो कहलाती है डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। क्लियर है? और जो आयोनाइजेशन करने की क्षमता होती है वो कहलाता है बेटा आपका डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेस। क्या कहलाता है? डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेस। इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है? ध्यान रखना, दोनों का एक जैसा नाम है। तो एक है डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेस, ओके, और एक वर्ड आता है डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। क्लियर है? ये डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, वो है आयोनाइजेशन करने की प्रॉपर्टी। क्लियर है? तो ये आयोनाइजेशन करता है। क्लियर है? और ये क्या करता है? ये आयोनाइजेशन का क्या करता है बेटा? अपोजिशन करता है। क्लियर है नहीं है? तो आयोनाइजेशन का जो अपोजिशन कर रहा है, अपोजिशन करने का क्या मतलब है कि भाई जो आयोनाइजेशन नहीं होने दे रहा है, मतलब आयोनाइजेशन नहीं होने दे रहा है मतलब करंट का फ्लो नहीं होने दे रहा है। करंट का फ्लो नहीं होने दे रहा है मतलब क्या है? करंट के फ्लो का अपोजिशन कौन करता है? रेजिस्टेंस। कौन करता है? रेजिस्टेंस। क्लियर है नहीं है? तो मतलब ये डिपेंड करता है कि मीडियम का रेजिस्टेंस कितना है या मीडियम की रेजिस्टिविटी कितनी है। क्लियर है नहीं है? तो वो क्या कहलाती है? डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहलाती है। दूसरी चीज डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ये आयोनाइजेशन करने की प्रॉपर्टी कहलाती है। आयोनाइजेशन कौन करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है नहीं है? तो बेटा ये रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को और ये रिप्रेजेंट करता है मीडियम के रेजिस्टेंस को कि उसकी रेजिस्टिविटी कितनी है। क्लियर है नहीं है? अब सुनना, इफ अगर ऐसा हुआ, इफ सुनो, अगर ऐसा हुआ कि ये जो मीडियम है इसमें प्रोड्यूस होने वाला डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस और इसमें प्रोड्यूस होने वाला डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, दो चीजें हैं। क्लियर है नहीं है? तो पहला वर्ड है, अगर सपोज दैट मैं शॉर्ट लिख देता हूं, अगर आपका डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अगर ज्यादा हुआ, किसका? मीडियम का। किससे? डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेस से। क्लियर है नहीं है? डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेस का मतलब क्या है? यहां पे आने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जो आयोनाइजेशन कर रहा है, अगर आयोनाइजेशन करने वाले सोर्स से अगर आपके आयोनाइजेशन करने वाला फोर्स अगर कम है और अपोजिशन करने वाला फोर्स अगर ज्यादा है तो क्या आयोनाइजेशन हो पाएगा? क्या नहीं हो पाएगा। अपोजिशन ज्यादा है ना भाई, आयोनाइजेशन का फोर्स कम है, तो क्या यहां पे आप लोगों के सिस्टम में आयोनाइजेशन होगा? क्या नहीं होगा। अगर आयोनाइजेशन नहीं होगा तो क्या करंट का फ्लो होगा? क्या नहीं होगा। अगर करंट का फ्लो नहीं होगा तो क्या आर्क का प्रोडक्शन होगा? क्या नहीं होगा। क्लियर है नहीं है? तो अगर बिहेवियर ऐसा हो तो आपके सिस्टम में आर्क डज नॉट प्रेजेंट। क्लियर है नहीं है? क्या आपके सिस्टम में आर्क प्रेजेंट होगी? क्या नहीं होगी। क्या यहां पे करंट कंडक्शन वाली करंट या लीकेज करंट या आर्क करंट जो होगी क्या वो फ्लो होगी? क्या नहीं होगी। क्लियर है नहीं है? लेकिन अगर ऐसा हो, क्या हो कि अगर आपका जो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, ओके, अगर ये डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम हो, किसका डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ? मीडियम का डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अगर कम हो, किससे? डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेस से। क्लियर है नहीं है? इस पे आने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के बिहेवियर से अगर कम हो तो देखो आयोनाइजेशन का फोर्स ज्यादा है और उसके अपोजिशन का फोर्स कम है, तो मीडियम क्या हो जाएगा? आयोनाइज्ड हो जाएगा। मीडियम क्या हो जाएगा? आयोनाइज्ड हो जाएगा और यहां से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। कौन सी करंट? आपकी आर्क करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो यहां पे आपके सिस्टम में क्या हो जाएगा? आर्क विल प्रोड्यूस। क्लियर है नहीं है? क्या हो जाएगा? आर्क आपके सिस्टम में प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी। क्लियर है नहीं है? अब जरा सुनो, प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, जैसे ही आपका सिस्टम ये ब्रेकआउट होता है ना बेटा, यहाँ पे बीच में एयर होती है। सही बात है। अब यहाँ पे वोल्टेज होता है ना, बहुत ज्यादा हाई होता है, तो बहुत ज्यादा हाई होने की वजह से क्या होता है, ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ काफी ज्यादा हाई होता है। किससे? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस काफी ज्यादा हाई होता है। किससे? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से। क्लियर है? तो जबरदस्त तरीके से आर्क प्रोड्यूस होती है। अब इस आर्क को मैं कम कैसे कर सकता हूं? तो सोचो, अगर सपोज दैट भाई ये तो है ही सही आपका, अगर मैं कुछ ऐसा करूं कि आपका डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की वैल्यू को अगर मैं बढ़ाना शुरू कर दूं, तो इसको मैं जितना ज्यादा बढ़ाऊंगा डिफरेंस कम होगा, डिफरेंस कम होगा, आयोनाइजेशन कम होगा, आयोनाइजेशन कम होगा तो क्या आर्क का प्रोडक्शन कम होना शुरू हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? क्लियर है नहीं है? तो यही मेथड बेटा आपका क्या कहलाता है? बाय इंक्रीजिंग दी मीडियम रेजिस्टेंस। अगर आप रेजिस्टेंस का मीडियम इंक्रीज करोगे तो क्या होगा? मीडियम की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो आयोनाइजेशन का अपोजिशन बढ़ेगा, अपोजिशन बढ़ेगा तो आर्क का होगी आपकी
कम प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी और आर्क जो होगी वो आपकी एलिमिनेट होना क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। क्लियर है नहीं है? तो अब हम आर्क को इसके मीडियम के रेजिस्टेंस जो होता है इसको किस तरीके से इंप्रूव करते हैं। तो ये समझ में आया कि ये किस तरीके से हेल्पफुल होता है? कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? ओके गुड। अब देखो मैं इसको रिमूव कर देता हूं। ओके समझना। ओके देखना बेटा जरा ध्यान से। अब देखो भाई रेजिस्टेंस होता क्या है, अगर आप रेजिस्टेंस को लिखोगे, अगर आप मीडियम का रेजिस्टेंस की बात करो तो रेजिस्टेंस होता क्या है भाई? रेजिस्टेंस होता है R = ρl/A। यही होता है ना रेजिस्टेंस। आपको करना क्या है? इस रेजिस्टेंस को बढ़ाना है। तो रेजिस्टेंस को बढ़ाना है तो आप क्या क्या कर सकते हो? देखो आपके पास में 3 एलिमेंट है, कौन कौन सा? तो भाई पहला एलिमेंट है आपके पास में लेंथ, दूसरा एलिमेंट है आपके पास में एरिया, और तीसरा एलिमेंट है आपके पास में रेजिस्टिविटी। सही बात है नहीं है? तो एक एक करके हम एक एक को समझने की कोशिश करते हैं। क्लियर है? समझना। पहली चीज, अगर लेंथ, अगर इस लेंथ को मैं इंक्रीज कर दूं, क्या कर दूं? लेंथ को इंक्रीज कर दूं, तो लेंथ को इंक्रीज करूंगा तो मेरा रेजिस्टेंस बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल सही बात है। रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो क्या होगा आपका? डाई इलेक्ट्रिक, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ या स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मीडियम की क्या होगी? बढ़ेगी। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आपकी क्या होगी? बढ़ेगी। अगर बढ़ेगी तो आपकी जो आर्क होगी वो आपकी आर्क क्या हो जाएगी बेटा? कम होना शुरू हो जाएगी। होएगी या नहीं होएगी? बिल्कुल सही है। तो इस लेंथ को देखो कि इस लेंथ को हम लोग किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये आपका आर्क को खत्म करने का पहला मेथड है। क्लियर है नहीं है? समझना किस तरीके से। तो पहली चीज भाई, अगर एक बात बताओ, अगर मैं इस सिस्टम को, सर्किट ब्रेकर को अगर मैं इस तरीके से बनाऊं, जरा देखना ध्यान से, ठीक है? अगर मैं सर्किट ब्रेकर के कॉन्टेक्ट को अगर मैं कुछ इस तरीके से बना दूं, ओके, देखो जरा, अगर इसकी शेप को मैं कुछ ऐसा बनाऊं बेटा, ओके, अगर ऐसा बनाऊं तो क्या होगा? या तो आप इसको स्लेट बना सकते हो तो सबके बीच में डिस्टेंस सेम रहेगी। क्लियर है? लेकिन अगर आप ऐसा बनाओगे तो क्या होगा? देखो अगर आप डिस्टेंस देखोगे ना इसे, तो ये डिस्टेंस कैसा हो जाएगा? इसे तिरछा तिरछा हो जाएगा। तो क्या दोनों के कॉन्टेक्ट के बीच में डिस्टेंस आपका इंक्रीज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? देखो जरा, क्या ये इंक्रीज हुआ है या नहीं हुआ है? तो क्या आपके मीडियम के दोनों के बीच की जो लेंथ है वो क्या वो इंक्रीज होगी कि नहीं होगी? सही है। अगर आपकी लेंथ अगर आपकी इंक्रीज हो जाएगी बेटा, तो क्या आपका रेजिस्टेंस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। क्लियर है? और अगर आपका रेजिस्टेंस अगर बढ़ गया तो बेटा आपका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा तो आपकी आर्क क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्लियर है? तो पहला आपका मेथड ऐसा है कि हम सर्किट ब्रेकर को प्रैक्टिकल लाइफ में इस तरीके से बनाते हैं। क्लियर है? ओके गुड। दूसरा पोर्शन नंबर बी, क्लियर है नहीं है? और हम लोग लेंथ कैसे बढ़ा सकते हैं? तो समझना, ये आपके दो कॉन्टेक्ट होते हैं भाई सर्किट ब्रेकर में। एक तो इस तरीके से होता है, दैट इज कॉल्ड योर फिक्स कॉन्टेक्ट। क्लियर है? और ये आपका एक और कॉन्टेक्ट होता है, कौन सा कॉन्टेक्ट होता है आपका? मूविंग कॉन्टेक्ट। क्लियर है नहीं है? इन दोनों के बीच में यहां पे इस तरीके से आर्क का प्रोडक्शन होता है। तो आर्क यहां से चलना शुरू होती है, कहां पे पहुंचती है? यहां तक पहुंचती है। ये लेंथ होती है आर्क की। क्लियर है नहीं है? अगर ये लेंथ बढ़ जाए तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा मीडियम का। सही बात है नहीं है? तो क्या करते हैं हम लोग? हम क्या करते हैं, नीचे से यहां से इसमें क्या करते हैं, हवा के झोंके प्रोवाइड करते हैं, या नीचे से एयर प्रोवाइड करते हैं। अब जैसे ही आप एयर प्रोवाइड करोगे क्या होगा, यहां पे जो आयनाइजेशन होगा ना, वो कण यहां से इधर मूव करना शुरू करेंगे। क्लियर है नहीं है? तो अब कंडक्शन ऐसे नहीं होगा, कंडक्शन कैसे होगा, कंडक्शन आर्क यहां से निकलेगा और इधर से घूमते हुए यहां पे आके ऐसे आएगा। क्लियर है नहीं है? पहले ऐसे हो रहा था, अब कैसे होगा, ऐसे होगा। तो पहले आपकी लेंथ कितनी थी, यहां से यहां तक पहले लेंथ इतनी थी L1, अब लेंथ कितनी हो जाएगी, अब लेंथ बेटा इतनी हो जाएगी, यहां से लेके यहां तक L2। क्लियर है नहीं है? अगर दोनों में कंपैरिजन करो तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि आपकी L2 बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी L1 से, मतलब आपकी इफेक्टिव जो लेंथ होगी वो बढ़ जाएगी। अगेन सेम केस, लेंथ बढ़ेगी, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस बढ़ेगा और आर्क बढ़ जाएगा। क्लियर है नहीं है? तो इस तरीके से आपके सिस्टम में लेंथ को इंक्रीज करने के दो मेथड होते हैं। पहला कि आप लोग जो है वो मटेरियल का ये जो कॉन्टेक्ट है वो एरिया इस तरीके से बनाओ। दूसरा क्या होता है कि नीचे से आप इसमें क्या करो, एयर को प्रोडक्शन करो, ताकि यहाँ पे आयनाइजेशन वाला फोर्स है वो यहाँ से क्या हो, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाए और आपकी इफेक्टिव जो लेंथ होनी है वो इफेक्टिव लेंथ क्या हो जाए, आपकी इंक्रीज हो जाए। क्लियर है नहीं है?
ओके, तो ये आप लोगों के शायद समझ में आ गया होगा। ओके, दूसरा मेथड सुनो, दूसरा मेथड है बेटा रजिस्टिविटी, रो, सेकंड वन रो। अब देखो भाई रो क्या होता है, भाई रो होता है कि किसी भी मटेरियल, रो रजिस्टिविटी होती है, तो ये तो एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, सही बात है नहीं है, कि वो मटेरियल आपके करंट को कितना अपोजिशन प्रोवाइड कर सकता है। अब एक बात बताओ, जब दोनों को आपने सेपरेशन किया तो बीच में अगर हवा है तो रजिस्टिविटी किसकी आएगी, हवा की आएगी। अब अगर मान लो आपको रजिस्टिविटी बढ़ाना है तो आप बीच में OL भर दो यार, ठीक है, अब और बढ़ाना SF6 भर दो यार, सही बात है नहीं है। तो जो मटेरियल आप बीच में प्रोवाइड करते हो वही उस सर्किट ब्रेकर का नाम होता है। जैसे एयर अगर होती है बीच में तो उसको हम एयर सर्किट ब्रेकर बोलते हैं, क्लियर है। अगर OL भरा होता है तो हम उसको OL सर्किट ब्रेकर बोलते हैं। अगर SF6 गैस भरते हैं तो उसको हम SF6 सर्किट ब्रेकर बोलते हैं, सही बात है नहीं है। तो ये सब चीजें हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आप सर्किट ब्रेकर के जो क्लासिफिकेशन पढ़ते हो ना, एयर सर्किट ब्रेकर, OL सर्किट ब्रेकर, सही बात है नहीं है, तो वो किसके बिहाफ पे पढ़ते हो, तो वो इसके बिहाफ पे पढ़ते हैं बेटा, किसके ऊपर, रजिस्टिविटी के ऊपर, क्लियर है नहीं है। जिस मीडियम की रजिस्टिविटी ज्यादा होगी वो आपका हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, और हाई रेजिस्टेंस की प्रोवाइड से डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी और आपका आर्क का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्लियर है नहीं है। तो हम ऐसा मटेरियल मीडियम के लिए यूज में लेते हैं जिसकी रजिस्टिविटी आपकी काफी ज्यादा क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, क्लियर है नहीं है। तो आपकी रजिस्टिविटी कैसी होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। ओके, तीसरी चीज और क्या कर सकते हैं, तो तीसरी चीज है बेटा आपका नंबर 3 क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्लियर है। ये क्या है आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब देखो, अब क्रॉस सेक्शनल एरिया की अगर मैं बात करूं तो ध्यान से समझना, अगर आप लोगों का ये सर्किट ब्रेकर है, देखो ये इस तरीके से यहां पे ये सर्किट ब्रेकर है, ठीक है, सॉरी, ये सर्किट ब्रेकर है बेटा, ये फिक्स कांटेक्ट है, ये आपका कौन सा है, मूविंग कांटेक्ट है। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है इतना, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, क्लियर है, वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर ये क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर आपका कम हो जाए तो आपके सिस्टम में क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होने की वजह से रेजिस्टिविटी कम हो जाती है, वो आपका रेजिस्टेंस जो होता है, अगर ये आपका कम होगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, सही बात है नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो इसके लिए बेटा यहां पे हम एक स्प्लिटर लगाते हैं, क्या लगाते हैं, एक स्प्लिटर लगा देते हैं, दोनों के बीच में यहां पे क्या लगा देते हैं, आर्क स्प्लिटर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, आर्क स्प्लिटर। ओके, आर्क स्प्लिटर मतलब ये क्या करेगा, आर्क को दो पार्ट में बांट देगा, इधर और इधर। तो इधर वाले आर्क के लिए आपके ये वाले रीजन के लिए क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना रह जाएगा, A/2, अगर पूरा A है तो ये भी A/2 रह जाएगा। तो ये जैसे ही ये A/2 होगा तो इतने वाले पोर्शन का जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, जस्ट डबल हो जाएगा, सही बात है नहीं है भाई। एरिया को अगर आधा करोगे तो रेजिस्टेंस जस्ट कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, क्लियर है नहीं है। तो इस तरीके से बीच में हम स्प्लिटर प्रोवाइड करके इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो बेटा अगर इसको कम करोगे तो आपका रेजिस्टेंस बढ़ेगा और आपका सेम फिनोमिना जो है वो आपका क्रिएट होना शुरू हो जाएगा, क्लियर है नहीं है। तो आई थिंक इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्लियर है सबके। ओके, आगे चलें। ओके गुड। अब देखो, तो बेटा ये हो गया आपके रेजिस्टेंस का फिनोमिना, ठीक है। ओके, अब देखो मैं आगे चल पढ़ते हैं हम लोग। अगला जो मेथड है ये है आपका जीरो इंटरप्शन करंट। ओके, जीरो इंटरप्शन करंट मेथड। ओके, इसके लिए मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए तो मैं इनके नाम हम थोड़ा मिटा देता हूं। ओके ओके, देखो अगला जो मेथड है, मेथड नंबर 2, जीरो इंटरप्शन करंट या जीरो करंट इंटरप्शन, जो भी आपको लिखना हो। ओके, सुनना भाई जरा ध्यान से। क्या होता है जब सर्किट ब्रेकर को आप लोग अलग करते हो तो क्या होता है, ध्यान से समझना, ठीक है। देखो ये आपकी बस बार थी जहां पे आपका जनरेटर कनेक्टेड होता है, सही बात है, गुड। यहां पे ट्रांसमिशन लाइन थी, यहां पे आपका सर्किट ब्रेकर लगा हुआ था जिसको आपने ओपन किया। यहां पे आपका फॉल्ट आया था, मान लो कोई ट्रांसमिशन लाइन टूट के जमीन पे गिर गई थी, ऐसा समझ लो, ये फॉल्ट आया था यहां पे, क्लियर है, ये फॉल्ट वाला पॉइंट। ओके, ये सर्किट ब्रेकर था जिसने इसको क्या कर दिया था, यहां से सेपरेट कर दिया, यही बात थी, क्लियर है ना, देख लो एक बार, यही था। ओके, और यहां पे आपका बस बार है तो यहां पे आपका वोल्टेज है V, ये ऐसा समझ लो कि यहां पे आपका क्या कनेक्टेड होता है, जनरेटर कनेक्टेड होता है। ये आपका पूरा का पूरा सर्किट होता है, कब, जब आपके सिस्टम में फॉल्ट आता है, क्लियर है। अब देखो अगर मैं इसको एक्चुअल में बनाना चाहूं तो इसका फिनोमिना किस तरीके से समझना, ये जो यहां पे जो वोल्टेज डेवलप होगा वो आपके सर्किट ब्रेकर के क्रॉस वोल्टेज वाला वोल्टेज होगा कि कितना वोल्टेज उसके क्रॉस आ रहा है, सही बात है नहीं है। अब देखो भाई यहां से जब आप अगर इसका रिप्रेजेंटेशन करोगे
तो ये आपका कॉन्टेक्ट को ड्रॉप किया है, लेकिन ये वाला जो वायर है जब ये ड्रॉप नहीं था तो ये पूरा का पूरा क्या था, एक ट्रांसमिशन लाइन था। क्या है ये आपका पूरा का पूरा ट्रांसमिशन लाइन है। सही बात है नहीं है भाई? ट्रांसमिशन लाइन में या किसी वायर का जब आप एक रिप्रेजेंटेशन करते हो तो इसको किस तरीके से बनाते हो, तो अगर बेटा मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊं तो इसको मैं कैसे लिखूंगा कि भाई यहां तो सपोज डेट मान लो कि यहां पे तो ये आपका क्या लगा हुआ है, ये जनरेटर लगा हुआ है कुछ इस तरीके से, क्लियर है? ये आपका बस बार है और ये क्या है, वायर है। जब आप वायर को रिप्रेजेंट करते हो तो बेटा एक वायर का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो क्या होता है, तो वो तो यही होता है कि ए रेजिस्टेंस इन सीरीज विद इंडक्टेंस। यही होता है कि नहीं होता है, बताओ जरा? यही होता है। तो ये आपका आर होगा, ये एल होगा। ट्रांसमिशन लाइन का रिप्रेजेंटेशन भी ऐसा ही होता है। सही बात है नहीं है? और यहां पे जाके आपका सर्किट ब्रेकर क्या कर रहा है, सिस्टम को ओपन कर रहा है, और यहां पे फॉल्ट जाके आपका बिहेवियर ऐसा है। आपके सिस्टम में क्या हुआ था, पहले ये इस तरीके से कनेक्टेड था, फॉल्ट आया और इसने एकदम से क्या कर दिया, इसको अलग कर दिया। अब समझो, जब ये इस तरीके से कनेक्टेड था, जब फॉल्ट नहीं था, जब आपके सिस्टम में ये सर्किट ब्रेकर ओपन नहीं हुआ था, तो ओपन नहीं होने से पहले क्या केस था, समझो। ओपन नहीं होने से पहले लोड अच्छी तरीके से कनेक्टेड था, जनरेटर पावर डेवलप करके लोड के पास पहुंचा रहा था, क्लियर है नहीं है? और क्या हो रहा था, तो एक साइनोसुडल करंट जो है, वो एक साइनोसुडल करंट यहां पे इस तरीके से क्या हो रही थी, फ्लो हो रही थी ट्रांसमिशन लाइन में, बराबर तरीके से जा रही थी ऐसे, क्लियर है नहीं है? साइनोसुडल करंट है, बिल्कुल सही बात है। वोल्टेज भी साइनोसुडल है, बिल्कुल सही है। अब क्या हुआ, अचानक आपके सिस्टम में यहां पे क्या हो गया, ओपन हो गया। अब भाई अगर ये अचानक ओपन हो गया तो अब मेरे सिस्टम का फिनोमेना क्या हो जाएगा, अगर आप इस चीज को समझो तो जैसे ही यहां से ये ओपन हुआ, आप क्या करना चाहते हो, आप ये करना चाहते हो कि इस हेल्थी पार्ट को इस फॉल्टी पार्ट से रिमूव करना चाहते हो। आप ये चाहते हो कि इसके और इसके बीच में कोई कंडक्शन ना हो, ये ब्रेक हो जाए। अगर कंडक्शन ना हो तो आप ये चाहते हो कि अब यहां से इधर की तरफ कोई भी करंट का फ्लो नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या जब ये ओपन था उस टाइम पे तो करंट का फ्लो हो रहा था कि नहीं हो रहा था, बिल्कुल हो रहा था। सपोज दैट मैंने मान लिया कि जब ये यहां पे ओपन था, जब ये इस तरीके से क्लोज था, तो आई करंट जा रही थी। अब जैसे ही यहां से ओपन हो जाएगा, मान लो आपने t = 0 पे इसे ओपन किया, या मान लो 10 सेकंड पे इसको ओपन किया है, कोई टाइम ले लेता हूं मैं, क्लियर है नहीं है? तो इस 10 सेकंड पे जब आप इसको ओपन करोगे तो आपके करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इस 10 सेकंड से पहले की अगर आप बात करोगे तो सपोज दैट पहले की वैल्यू को मैं I1 बोल देता हूं, इसको I2 बोल देता हूं, तो पहले आपकी करंट कितनी होगी, फुल लोड करंट के बराबर होगी जितनी जा रही थी। होगी कि नहीं होगी, बताओ जरा? बिल्कुल सही बात है, I के बराबर होगी। अब होगा क्या, अब सोचो यार, अगर आप KVL लगाओगे तो यहां पे क्या है, आपका इंडक्टेंस है। अगर इस इंडक्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज की बात करो ना आप, VL की, तो ये क्या होगा, सोचो भाई। एक इंडक्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज क्या होता है बेटा वोल्टेज होता है LdI/dt। होता है कि नहीं होता है, बताओ जरा? बिल्कुल होता है। अब क्या हुआ, ये आपका वोल्टेज है, ये इंडक्टेंस है, मान लो L। अब D ऑफ I का मतलब क्या है, करंट में चेंज, और D ऑफ T का मतलब क्या है, टाइम में चेंज। अब पहले ही जब ये बंद था, आपने एकदम से खींच के उसको अलग कर दिया, तो ये D ऑफ T की वैल्यू तो बहुत स्मॉल है या नहीं है? लेकिन ये D ऑफ I क्या है, पहले कितनी थी करंट, देखो पहले आपकी फुल लोड करंट I के बराबर थी, बाद में जाके करंट कितनी होगी है, 0 होगी है बेटा। हुई है या नहीं हुई है, देख लो। और dt कितना है, बहुत स्मॉल है या नहीं है? अगर आप इसको देखोगे तो ये I बराबर 0 आएगा, तो V ऑफ L की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी, इन्फिनिटी आ जाएगी। V ऑफ L की वैल्यू कितनी आएगी, इन्फिनिटी आएगी। मतलब ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर एकदम से सडन अमाउंट से एक इन्फिनिटी अमाउंट ऑफ वोल्टेज का क्या होगा, प्रोडक्शन होगा। ये तो ट्रांसमिशन लाइन को जला भी सकता है, क्योंकि एकदम से एक हाई वोल्टेज डेवलप होगा। हाई वोल्टेज डेवलप होगा तो एक हाई डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेस डेवलप होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब, तो वो क्या करता है, वो तो ट्रांसमिशन लाइन को जला सकता है, क्योंकि इतना हाई वोल्टेज आ रहा है। क्लियर है नहीं है? तो आपको क्या करना चाहिए भाई, आपको ऐसा करना चाहिए कि फॉल्ट आने के बाद में जब आपने इसको रिमूव किया तो करंट की वैल्यू 0 हो ही रही है। कुछ ऐसा करो ना कि इसको ओपन करने से पहले भी करंट की वैल्यू क्या रहे, 0 रहे। मतलब ऐसा कैसे करूं भाई मैं, सोचो जरा। अरे भाई करंट जा रही है ऐसे, क्लियर है नहीं है भाई? करंट तो एवरी इंस्टेंट पे, इस इंस्टेंट पे इतना है, इस पे इतना है, इस पे इतना है, इस पे इतना है। एक टाइम ऐसा भी तो आएगा जब करंट इस 0 से क्रॉस होगा या नहीं होगा? सही बात है नहीं है? अगर आपने इस इंस्टेंट पे अगर मान लो सर्किट को ओपन किया, तो सपोज दैट यहां पे करंट की वैल्यू I के बराबर है, तो आपका क्या होगा, I माइनस ओपन होने के बाद में 0 डिवाइड बाई 0 इन्फिनिटी, ये वाला केस बनेगा। क्लियर है? लेकिन अगर आप यहां पे ओपन करो तो कौन सी जगह पे, पाई पे, अगर इस पाई पे ओपन करो तो अगर आप लोगों ने ओमेगा टी इक्वल टू अगर पाई पे ओपन किया तो करंट कितनी थी, 0 थी। तो मतलब आपका I1 फॉल्ट से पहले कितना था, 0 था।
जब ओपन कर दोगे तो करंट कितनी रहेगी, 0 रहेगी, पहले भी 0 बाद में भी 0। तो V ऑफ L के में जो चेंज होगा, करंट में कोई चेंज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो अगर DI 0 तो VL कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, सोचो रहा, देखो समझो इस चीज को, क्लियर है ना सबके। तो V ऑफ L कितना होगा, 0 होगा। तो बेटा अगर V ऑफ L अगर आपका 0 हुआ तो आपके सिस्टम में क्या होगा, अरे बिल्कुल सही बात है, अगर आपका V ऑफ L 0 होगा तो क्या अब बर्न होने की कंडीशन आएगी क्या, नहीं आएगी बेटा। वोल्टेज के ऊपर अगर वोल्टेज ना हो तो शॉर्ट सर्किट का फिनोमेना हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही बात है नहीं है। लेकिन यहां बहुत प्रॉब्लम थी, क्लियर है। तो इस प्रॉब्लम को हमने शॉर्ट कैसे किया कि हमने सर्किट ब्रेकर को उस टाइम पे ओपन किया जब करंट कहां से गुजर रही थी, इस 0 से गुजर रही थी, क्लियर है नहीं है। तो हमें पता तो यहीं पे लग गया था कि फॉल्ट आ गया है, लेकिन मैंने सर्किट ब्रेकर को ओपन नहीं किया था। मैं किसका वेट कर रहा था कि जब ये करंट 0 से क्रॉस होगी ना, मैं वहां पे सर्किट ब्रेकर को क्या करूंगा, ओपन करूंगा, ताकि V ऑफ L के क्रॉस ये इंफिनिटी वाला फिनोमेना क्रिएट ना हो। क्लियर है नहीं है, बिल्कुल सही है ना। तो ये होता है बेटा आपका 0 करंट इंटरप्शन। क्लियर है नहीं है कि जब आप सर्किट ब्रेकर को ओपन करते हो तो आपके सिस्टम में फ्लो होने वाली करंट जो होनी चाहिए वो कहां से इंटरप्ट होनी चाहिए, 0 से इंटरप्शन होना चाहिए उसका, वो 0 से क्रॉस होती हुई होनी चाहिए। क्लियर है। तो आई थिंक दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके सही है, गुड। अब देखो आगे की बात, चलो आगे। हाँ ओके, अब सुनो आगे की कहानी। ओके बस देखते हुए चलो बेटा, सब कुछ बहुत सिंपल है और बहुत क्लियर है, ठीक है। हाँ बस अब सुनो, सपोज दैट भाई ये मेरा सर्किट ब्रेकर है, बार बार डायग्राम बनेगा, देखो ये कितनी बार तो बन चुका है, अभी तक खत्म ही होने का नाम नहीं ले रहा है, सही बात है नहीं है। ओके तो बेटा ये आपका फिक्स कॉन्टेक्ट है और ये आपका कौन सा है, मूविंग कॉन्टेक्ट है। ये दोनों जैसे ही अलग होते हैं, ये आपका वोल्टेज आ गया और यहां बीच में किसका प्रोडक्शन हो गया बेटा, ये आर्क का प्रोडक्शन हो गया। ये क्या है, आपकी आर्क है, सही है। तो इसके अक्रॉस ये वोल्टेज, इसको आप सर्किट ब्रेकर का वोल्टेज बोल सकते हो या आर्क वोल्टेज बोल सकते हो। इस आर्क या आयनाइजेशन की वजह से क्या होगा, इसमें करंट का फ्लो होना शुरू हो जाएगा बेटा, उसको भी आप क्या बोल सकते हो, आर्क क्या बोल सकते हो, आर्क करंट बोल सकते हो, ठीक है। ये मीडियम था बीच में, ये कौन सा था, एयर था बेटा। एयर तो इंसुलेटर होता है प्योर, तो इंसुलेटर होता है तो एयर का तो रेजिस्टेंस होता है हाई, होता है कि नहीं होता है। ये आर्क क्या प्रोड्यूस कर रहा है, हीट प्रोड्यूस कर रहा है। अरे बेटा हीट क्या होती है, अरे कोई भी एलिमेंट अगर हीट प्रोड्यूस करता है ना तो हीट होता है बेटा I²RT। अरे हीट तो एनर्जी में लॉस होता है, पावर में लॉस होता है। आपके पास में बेसिक एलिमेंट 3 होते हैं, कौन कौन से होते हैं भाई, एक होता है रेजिस्टेंस, एक होता है इंडक्टेंस, एक होता है कैपेसिटेंस। इन तीनों में से जो हीट प्रोड्यूस करता है, जो एनर्जी में लॉस प्रोड्यूस करता है, वो एलिमेंट कौन सा होता है, तो बेटा ये वाला एलिमेंट जो होता है वो हीट प्रोड्यूस करता है, रेजिस्टेंस करता है नहीं करता है। अरे इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस तो एनर्जी को स्टोर करते हैं और रिलीज करते हैं। इंडक्टेंस का आपको याद ही है, हाँ पहला स्क्वायर होता है, मैग्नेटिक एनर्जी होती है इसके पास, और इसके पास इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है बेटा आपकी हाफ CV स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, यही होता है। तो ये दोनों होते हैं, ये तो एनर्जी में कोई लॉस नहीं करते हैं, स्टोर करते हैं रिलीज करते हैं, स्टोर करते हैं रिलीज करते हैं, लेकिन एनर्जी में लॉस कौन करता है, ये करता है। क्लियर है नहीं है। तो मतलब अगर आप आर्क का फिनोमिना देखो, हीट का फिनोमिना देखो, तो वो कौन सा फिनोमिना है, रेजिस्टिव फिनोमिना है। कौन सा फिनोमिना है, रेजिस्टिव फिनोमिना है। क्लियर है नहीं है। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकलता है, वो क्या है बेटा कि आपका जो आर्क होता है ना, ये आर्क बेटा कौन सी होती है, रेजिस्टिव होती है। क्लियर है नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये रेजिस्टिव है तो आर्क की वजह से फ्लो होने वाला करंट और आर्क का वोल्टेज, तो अगर आप बात करोगे तो अगर दोनों के बीच में बात करोगे तो द फेज एंगल किस किस के बीच में, तो द फेज एंगल बिटवीन दी, ओके, आर्क वोल्टेज V आर्क से लिख देता हूं मैं, एंड आर्क करंट I आर्क से लिख देता हूं मैं। क्लियर है नहीं है। तो दोनों के बीच में वोल्टेज डिफरेंस कितना, वो फेज वोल्टेज कितना होगा, अरे जब फिनोमिना रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस से वोल्टेज और करंट के बीच में एंगल कितना होता है, 0 होता है। तो फेज एंगल कितना होगा वोल्टेज और करंट के बीच में, 0 होगा। क्लियर है नहीं बेटा। तो एक बात और बोल सकते हो कि पावर फैक्टर कैसा होगा, तो cos ऑफ 0 हो जाएगा बेटा, दैट इज कॉल्ड योर 1 यूनिटी। क्लियर है नहीं है। तो आर्क का पावर फैक्टर कैसा होता है, यूनिटी होता है। नेचर में कैसा होता है, ये रेजिस्टिव होता है। और आर्क वोल्टेज और आर्क करंट के बीच में एंगल कितना होता है बेटा, आपका 0 होता है। कोई कंफ्यूजन है इसमें, नहीं। ओके अब देखो जरा, अब आगे की कहानी समझो, ठीक है, यहां यही देख लो, ठीक है, समझना जरा आगे की। अब सबके पहले सपोज दैट मैंने माना जब आपके सिस्टम में फॉल्ट नहीं है तो क्या है, और फॉल्ट होने के बाद में सिस्टम कैसा हो जाता है तो क्या है। क्लियर है, दोनों को क्लियर है, ध्यान से समझना। देखो
जब मेरे सिस्टम में फॉल्ट नहीं होगा तो ये बस बार है और यहां पे आपका ये जनरेटर कनेक्टेड है, सही बात है। आगे है आपकी ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन में क्या क्या है? ट्रांसमिशन लाइन में भाई आपका मेनली रेजिस्टेंस होता है, इंडक्टेंस होता है, क्लियर है। और भी लंबी ट्रांसमिशन लाइन है तो कैपेसिटेंस वगैरह आ जाएगा, सही बात है नहीं है। ये इस तरीके से चल रहा है। मान लो यहाँ पे आप लोगों ने ये क्या लगा रखा है, यहाँ पे ये सर्किट ब्रेकर है भाई आपका, क्लियर है। अब जब तक फॉल्ट नहीं आएगा जब तक ये दोनों इस तरीके से कनेक्टेड होंगे और आगे जाके ये आपका क्या लगा हुआ है, यहाँ पे लोड लगा हुआ है, सही है, बिल्कुल सही है। अब अगर यहां से इस पे वोल्टेज V है और यहां से जाने वाली करंट अगर I है तो इस V और I के बीच में अगर आप बात करो तो देखो रेजिस्टेंस R है, इंडक्टेंस L है, मतलब RL का फिनोमिना है। मतलब करंट जो होती है फुल लोड पे वो आपके वोल्टेज से थोड़े बहुत एंगल से क्या करती है, लैग करती है। और आपको ये पता भी है कि प्रैक्टिकल लाइफ में अधिकतर हमारे जो लोड होते हैं वो कैसे होते हैं, लैगिंग होते हैं, सही बात है कि नहीं है। ओके, तो अगर मैं इन दोनों के बीच में करंट और वोल्टेज का फिनोमिना बनाऊं तो वो कैसा होगा, समझना जरा ध्यान से। कि अगर मैंने बोला कि ये मेरा ये सिस्टम है, ठीक है, और ये मेरे सिस्टम का ये एक क्या है, इसका वोल्टेज है, ये मैं वोल्टेज बना देता हूं, ठीक है। ओके, ज्यादा बड़ा हो गया एक्चुअली, डायग्राम बहुत बड़ा हो जाएगा। ओके, थोड़ा छोटा ले लो इसको। ओके, ये आपका वोल्टेज है। तो करंट कहां होगी बेटा, इससे किसी एंगल से लैग करेगी। मान लो थीटा एंगल से लैग कर रही है, थीटा एंगल मान लो यहां से यहां तक ये एंगल है थीटा आपका, तो करंट यहां से होगी इस तरीके से, ठीक है। ये थीटा एंगल से लैग कर रही है, इस तरीके से चल रही है। 1 सेकेंड, ठीक है। ओके, अब देखो ये आपके सिस्टम का फिनोमिना तब है जब आपके सिस्टम में कोई फॉल्ट नहीं है, क्लियर है। अब देखो सपोज दैट किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आपके सिस्टम में फॉल्ट आ गया, यहां पे मान लो फॉल्ट आ गया, फॉल्ट आ गया, इस तरीके से कनेक्टेड हो गया, तो आप क्या करोगे, इस सर्किट ब्रेकर को ओपन कर दोगे, करोगे तो ओपन करोगे तो फिनोमिना ये वाला हो जाएगा। यहां पे आर्क वोल्टेज होगा, यहां पे आर्क करंट होगा। आर्क वोल्टेज और आर्क करंट होगा, इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा, 0 डिग्री का होगा। तो भाई आपकी करंट जो जा रही है वो कैसे जा रही है, तो जरा ध्यान से समझना इस चीज को। ये जो करंट है बेटा ये आपकी कुछ इस तरीके से है। आपके सिस्टम में क्या आया है, आपके सिस्टम में आया है फॉल्ट। क्या है आपके सिस्टम में, फॉल्ट आया है, तो ये आपकी करंट जा रही है इस तरीके से, क्लियर है नहीं है। तो होगा क्या, अब देखो यहां पे आपका वोल्टेज इस तरीके से था, लेकिन जैसे ही आपके सिस्टम में मान लो मैं किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे मान लेता हूं कि फॉल्ट आ गया है, क्लियर है। मान लो मैंने मान लिया जीरो इंटरप्शन करंट के फिनोमेना से मान लेते हैं कि आपने यहां पे जाके सर्किट ब्रेकर को क्या कर दिया, ओपन कर दिया। अब जैसे ही आप ओपन करोगे तो आपका जो वोल्टेज आएगा सर्किट ब्रेकर के, वो वोल्टेज आपका जो करंट होगा उसके साथ कितना एंगल बनाएगा, 0 डिग्री का। तो देखो दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। तो आपका डायग्राम कुछ ऐसा हो जाएगा, देखो जरा, ये दोनों के बीच में एंगल 0 है। अगर ये नेगेटिव होगा तो ये भी नेगेटिव डायरेक्शन में आ जाएगा कुछ इस तरीके से, क्लियर है। फिर ये पॉजिटिव है तो ये इस तरीके से यहां से फिर पॉजिटिव चले जाएगा इस तरीके से, क्लियर है। फिर ये यहां से नेगेटिव जाएगा तो ये फिर इसके साथ नेगेटिव चले जाएगा, क्लियर है नहीं है। कब तक जाएगा भाई, जब तक चलता रहेगा सिस्टम। ओके, अब क्या होगा कि सपोज डेट इतना ही बना लो, एक काम करो, ओके यहीं से, ओके इसको ऐसे मान लो, ओके, और यहीं से मान लो कि आपके सिस्टम में फॉल्ट यहीं आ गया, ओके, क्योंकि उधर ज्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर दिखेगा नहीं आपको, ठीक है। तो यहीं से मान लो कि आपका फॉल्ट यहीं से आ गया। ओके, अब देखो ये आपके सिस्टम में फॉल्ट आ गया है भाई, देखो तो फॉल्ट आ गया, तो ये जो करंट फ्लो हो रही है ये करंट कौन सी है, तो बेटा ये है आपकी आर्क करंट। फॉल्ट आने के बाद आर्क करंट होती है। ये जो वोल्टेज है वो कौन सा है, तो बेटा ये वोल्टेज है आपका आर्क वोल्टेज, क्लियर है नहीं है। दोनों के बीच में एंगल आपको 0 दिख रहा है। अब ये आपकी करंट आर्क करंट है, देखो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं थोड़ा सा समझना। यहां तक यहां पे फॉल्ट नहीं था, यहां से फॉल्ट आया है, देखो ये फॉल्ट करंट है, ये फॉल्ट करंट है आपकी, ठीक है, जो अलग से दिख रही है ना ये, ओके देखो ये फॉल्ट करंट है, कहां से लेके कहां तक, यहां तक, ये फॉल्ट करंट, ठीक है। अब एक पर्टिकुलर टाइम पे आपने क्या किया, इस आर्क को खत्म करना है, आपको पता है सर्किट ब्रेकर को अच्छे से ऑपरेट कराना है तो आर्क खत्म करनी पड़ेगी। आपने आर्क को यहां से खत्म करने की कोशिश की, करते करते आपने यहां जाके आर्क को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। अब जैसे ही आर्क खत्म होगा, आर्क खत्म होते ही क्या हुआ, अब ये करंट जाएगा इधर पॉजिटिव की तरफ,
तो ये वोल्टेज जो होगा ये भी पॉजिटिव की तरफ जाने की कोशिश करेगा इस तरीके से। क्लियर है? लेकिन आर्क क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है। तो बेटा अगर आपका आर्क खत्म हो गया तो अब क्या होगा? अरे अब वोल्टेज और करंट का वही फिनोमेना हो जाएगा जो पहले था। क्लियर है? पहले वोल्टेज कौन सा था? देखो पहले वोल्टेज ये वाला था जो डॉटेड वाली लाइन बनाई है मैंने, सही बात है नहीं है? तो वापस से ये जो वोल्टेज होगा ना, ये इस डॉटेड वाली लाइन को अचीव करने की कोशिश करेगा। मतलब क्या करेगा? पहले अभी कौन से स्टेज पे है? आर्क वाले स्टेज पे है। इसको छोड़ के ये एकदम से कौन से वाले स्टेज पे जाने की कोशिश करेगा? जहां पुराना वाला स्टेज था। तो ये वापस अपने बिहेवियर को क्या करने की कोशिश करेगा? रिकवर करने की कोशिश करेगा। क्लियर है नहीं है? जब एक सिग्नल एक स्टेज से दूसरे स्टेट में जाता है तो उसके बीच वाला जो टाइम होता है उसको बोला जाता है ट्रांजिएंट पीरियड। क्या बोलते हैं उसको? ट्रांजिएंट पीरियड। क्लियर है नहीं है? तो जब ये वोल्टेज इधर से इधर जाएगा तो ये इस तरीके से यहां पे क्या करेगा? फ्लक्चुएशन करेगा और वापस जाके अपने पुराने वाले वोल्टेज में फिर से क्या हो जाएगा? मर्ज हो जाएगा। सही बात है नहीं है? तो समझना, जितने टाइम तक ये फ्लक्चुएशन करता है ना, इसको बोला जाता है बेटा ट्रांजिएंट रिकवरी वोल्टेज या ट्रांजिएंट वोल्टेज। क्लियर है नहीं है? जब ये वापस से उस वोल्टेज में पहुंच जाता है तो उस वोल्टेज को बोला जाता है बेटा रिकवरी वोल्टेज। क्लियर है नहीं है? कोई कंफ्यूजन है किसी को? इसको बोला जाता है ट्रांजिएंट रिकवरी वोल्टेज। जितने में वो ट्रांजिएंट करता है इसको बोला जाता है रिकवरी वोल्टेज। क्लियर है नहीं है? ओके। और जब आपके सिस्टम में फॉल्ट आता है तो फॉल्ट आने के टाइम पे ये जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट होती है, ये वाली या ये वाली, क्लियर है नहीं है? तो ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट होती है। ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट जो आपकी कहलाती है, ये करंट आपकी कहलाती है बेटा ब्रेकिंग करंट। क्या बोलते हैं इसको? ब्रेकिंग करंट। क्या बोलते हैं इसको? ब्रेकिंग करंट। क्लियर है नहीं है किसी को? ओके। ये इन वर्ड्स का मतलब मैं सबका एक एक करके समझाऊंगा, ठीक है आगे? ओके। तो अभी ये चीजें क्लियर है आप लोगों के? इस डायग्राम को हम और क्लासिफाई करेंगे आगे, अभी तक रुक जाओ इनके बारे में। ओके अभी ठीक है? ओके देखो इसके बारे में और समझ लो थोड़ा सा। देखो इसको हटा देता हूं मैं पुराने वाले को। ओके इसको भी रिमूव कर देता हूं। ओके तो एक एक वर्ड को जरा समझना। तो सबके पहले मैं ले लेता हूं रिकवरी वोल्टेज। क्लियर है? देखना फर्स्ट, ये सारे टर्म इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। रिकवरी वोल्टेज। तो भाई एक बात बताओ, रिकवरी वोल्टेज कहां से चला है? ये तो इस डॉटेड वाले को फॉलो कर रहा है। देखो यहां से है रिकवरी वोल्टेज, सही है नहीं है? ये डॉटेड कैसे था? ये डॉटेड तो ऐसे लग रहा है जैसे साइनोसोडल फंक्शन है, सही बात है नहीं है? तो रिकवरी वोल्टेज कैसा होता है? रिकवरी वोल्टेज ऐसा होता है कि V ऑफ R, रिकवरी को R से लिख दो। किस तरीके से है? V ऑफ M साइन ऑफ ओमेगा टी, इसकी तरह। देखो एकदम साइनोसोडल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सही है? ये वाला जो ये वोल्टेज था ये तो आर्क था, ये ऐसे जो बना हुआ है, यहां से वापस से इसने इस पुराने वाले डॉटेड को ही फॉलो कर लिया है। तो रिकवरी वोल्टेज की इक्वेशन कैसी होती है बेटा? इस तरीके से होती है। सही बात है नहीं है? तो रिकवरी वोल्टेज कौन सा वोल्टेज होता है? सुनना, तो रिकवरी वोल्टेज वो वोल्टेज होता है कि जब आपके सिस्टम में से, देखो आर्क वो जब आपकी खत्म हो जाती है तो आर्क खत्म होने के बाद में जो वोल्टेज होता है सर्किट ब्रेकर के अक्रॉस, वो वोल्टेज आपका रिकवरी वोल्टेज कहलाता है। समझ में आया नहीं आया? जब आर्क वगैरह खत्म होने के बाद में, ट्रांजिएंट रिकवरी वोल्टेज भी खत्म होने के बाद में, जब आपका ट्रांजिएंट पीरियड खत्म हो जाता है उसके बाद में जो वोल्टेज होता है वो वोल्टेज आपका क्या कहलाता है बेटा? रिकवरी वोल्टेज कहलाता है। कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? समझ रहे हो ना? देख लो, आर्क खत्म होने के बाद में वापस से जब वोल्टेज ने वापस अपनी लाइन को फॉलो किया तो ये वोल्टेज आपका क्या कहलाता है? रिकवरी वोल्टेज कहलाता है। तो डेफिनेशन क्या दोगे? डेफिनेशन क्या बोलोगे? तो द वैल्यू, द वोल्टेज, ओके, the voltage that appear across the circuit breaker after eliminated the arc is called recovery वोल्टेज। क्लियर है? बिहेवियर कैसा हो जाएगा? V ऑफ R Vm साइन ओमेगा टी। क्लियर है नहीं है? अगर आप इसकी मैक्सिमम वैल्यू देखो V ऑफ R मैक्स, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? V ऑफ M के बराबर हो जाएगा। होएगा या नहीं होएगा? दूसरी चीज, एक चीज और ध्यान रखना। क्लियर है? रिकवरी वोल्टेज इज ऑलवेज
रिप्रेजेंट इन दी आरएमएस वैल्यू। कौन सी वैल्यू होती है रिकवरी वोल्टेज? वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू को डिसाइड करता है। क्लियर है नहीं है? तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि V ऑफ R कितना होगा, तो इसका VRMS क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका Vm/√2। तो रिकवरी वोल्टेज आपकी एक आरएमएस वैल्यू होती है। क्लियर है? अगर आपसे वैल्यू भी पूछ ले, मान लो कोई सिग्नल दे दिया और बोला इसकी रिकवरी वोल्टेज कितना होगा, तो उसकी आरएमएस वैल्यू के बराबर होगा। क्लियर है? ओके, आगे सुन ला। ओके, वेरी गुड। आगे देखना आप, इसके अलावा एक और होता है आपका, दैट इज योर ट्रांजिएंट रिकवरी वोल्टेज। क्लियर है? ओके, इसको ओके अभी देख लो, ठीक है? ओके, इसके लिए मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए। पहले ब्रेकिंग करंट देख लो। ओके, फिर उसके लिए अलग से ले लेंगे। ब्रेकिंग करंट देख लो पहले। ब्रेकिंग करंट क्या होता है? ओके, तो द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ, दिख रहा है ना, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट व्हेन आर्क विल प्रोड्यूस। जब आपके सिस्टम में फॉल्ट क्रिएट होता है, सर्किट एक दूसरे से अलग हो जाते हैं दोनों सिस्टम, तो आपका मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट होता है, वो ब्रेकिंग करंट कहलाता है। क्लियर है? तो द मैक्सिमम, ठीक है, ये वाला पॉइंट डिसाइड करो, ये वाला। तो द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट आफ्टर द सर्किट ब्रेकर ओपन। जब सर्किट ब्रेकर ओपन हो जाता है, उसके बाद में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट कितना जाता है, तो वो आपका क्या कहलाता है बेटा? ब्रेकिंग करंट कहलाता है। क्लियर है? यहां पे एक वर्ड और है, ध्यान से सुनना, मेकिंग करंट। मैं इधर बता देता हूं, थोड़ा सा समझना। एक और वर्ड आता है आप लोगों के, मेकिंग करंट। ओके, ब्रेकिंग आएगा तो आप लोगों से मेकिंग भी पूछेगा, ध्यान रखना। देखो, मैंने कल आप लोगों को फॉल्ट के बारे में बताया था। जब फॉल्ट आता है, तो अगर फॉल्ट सिमेट्रिकल होता है तो बराबर तरीके से लग चलता है, लेकिन अगर एसिमेट्रिकल होता है तो फिनोमिना कुछ ऐसा होता है फॉल्ट करंट का। सही बात है? अब आपको पता है, जैसे ही फॉल्ट आता है, सबके पहले क्या करता है? रिले सेंस करता है, फिर सिग्नल भेजता है, फिर सर्किट ब्रेकर ओपन करता है। तो बेटा इतने जो टाइम होता है ना, उसमें थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है। तो जैसे अगर मान लो फॉल्ट आया आपका यहां पे, क्लियर है, तो सर्किट वगैरह रिले ने सिग्नल जनरेट किया, फिर भेजा, फिर सर्किट ब्रेकर ने ओपन किया। सपोज दैट उसमें आपका इतना टाइम लग गया, मान लो ये टाइम आपका लग गया, ऑपरेशन में लग गया। क्लियर है? तो इतने टाइम तक जो ये फॉल्ट करंट थी, क्या ये तो आपके सिस्टम में होते हुए फ्लो होती रहेगी कि नहीं होती रहेगी? सही बात है नहीं है? ओके, तो इतने टाइम पे के लिए क्या आपका सर्किट ब्रेकर ओपन हुआ है? क्या नहीं हुआ है। इसके बाद में आपका सर्किट ब्रेकर ओपन हुआ है। क्लियर है? तो सर्किट ब्रेकर ओपन होने के बाद में जो मैक्सिमम करंट होती है, ये वाली या ये वाली, तो जो मैक्सिमम करंट होती है वो तो कहलाती है बेटा आपका ब्रेकिंग करंट। क्लियर है? लेकिन सर्किट ब्रेकर ओपन होने से पहले जो फॉल्ट करंट जो किस में होते हुए फ्लो होती है? सर्किट ब्रेकर में होते हुए फ्लो होती रहती है, उसको बोला जाता है मेकिंग करंट। तो मेकिंग करंट क्या होती है? तो द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट बिफोर द सर्किट ब्रेकर इज ओपन। सर्किट ब्रेकर के ओपन होने से पहले सर्किट ब्रेकर में फ्लो होने वाली मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट क्या कहलाती है? मेकिंग करंट कहलाती है। क्लियर है नहीं है? और देखो, आपको देखने से ही पता चल रहा है कि मेकिंग करंट जो होती है वो ब्रेकिंग करंट से कैसी होती है? हाई होती है। क्लियर है नहीं है? तो मेकिंग करंट ब्रेकिंग करंट से काफी ज्यादा हाई होती है। और अगर आप लोगों से रिलेशन पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना, मेकिंग करंट जो होती है ये आपकी अप्रोक्सीमेटली 2.5 टाइम्स ज्यादा होती है। किससे? ब्रेकिंग करंट से। किससे ज्यादा होती है? ब्रेकिंग करंट से। कोई कंफ्यूजन है किसी को? देख लो एक बार। ओके, तो मेकिंग करंट आपकी 2.5 टाइम्स ज्यादा होती है किससे? ब्रेकिंग करंट से। क्लियर है? ओके, अब देखो आगे चलते हैं। ओके, ये टीआरवी और बचा है। ओके, हाँ, तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, इसको हटाता हूं मैं। ओके, ये टीआरवी के ऊपर एक छोटा सा एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो पूछी जाती है आप लोगों से। ओके, तो वो क्लियर होना जरूरी है, समझना जरा ध्यान से। ओके, क्या हो रहा है सिस्टम में समझना। ये टीआरवी कब आया है? ये टीआरवी जब आया है जब आपकी आर्क करंट खत्म हो गई, उस खत्म होने के इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जब फ्लक्चुएशन आया, तो सिस्टम में जब फ्लक्चुएशन आता है तो उस फ्लक्चुएशन का वोल्टेज आपका टीआरवी कहला रहा है। क्लियर है? तो फ्लक्चुएशन एक्चुअली आ क्यों रहा है अब समझो जरा। देखो भाई, ये आपका जनरेटर है, यहां पे ये सपोज दैट इसके ऊपर ये वोल्टेज है आपका ई। अब ये है बेटा आपकी ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन में क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है, क्लियर है, इंडक्टेंस होता है, और क्या होता है? यहां पे सर्किट ब्रेकर हो गया, और ये आपका फॉल्ट की वजह से शॉर्ट हो गया। रेजिस्टेंस तो इंडक्टेंस के कंपैरिजन में कम ही होता है, तो इसको बनाओ या ना बनाओ, ठीक है, बना भी लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके,
तो ये है आपका सर्किट ब्रेकर। अब इस सर्किट ब्रेकर के ऊपर जैसे ही यहां से करंट खत्म हुई, ये करंट यहां पे कितनी होगी, अब 0 होगी है, इसमें जाने वाली करंट 0 होगी है भाई। किसकी वजह से, ये आर करंट खत्म हो गई है। तो खत्म होते ही जो तुरंत वोल्टेज बचा, तो ये वोल्टेज बचा यहां पे ये वाला V के बराबर है मान लो। तो ये जो V वोल्टेज होगा, ये वोल्टेज तुरंत खत्म होते ही वो क्या कहलाएगा, TRV कहलाएगा। अब समझो जरा भाई, यहां से आपकी करंट आएगी, क्या होगा भाई, ट्रांसमिशन लाइन का रिप्रेजेंटेशन होता है रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, और दूसरा फिनोमिना क्या होता है यहां पे, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस यहां पे क्यों बनेगा, तो देखो यार इन दोनों वोल्टेजेस के बीच में, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में यहां पे एक वोल्टेज का डिफरेंस आ रहा है, लेकिन करंट की वैल्यू 0 है। तो इसका मतलब क्या है कि कंडक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन दोनों प्लेट्स के बीच में चार्ज स्टोर है, तो वही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा, लेकिन वो कंडक्शन नहीं करवा पा रहा है। क्लियर है नहीं है? तो इसमें एक करंट जाएगी। जब कंडक्शन करंट नहीं होती है तो आपको पता होना चाहिए कि कैपेसिटर में फ्लो होने वाली करंट कंडक्शन करंट नहीं होती है। कौन सी होती है, डिस्प्लेसमेंट करंट। ये मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करवाया था क्लास में, पता है ना। हाँ, तो यहां से जो डिस्प्लेसमेंट मतलब इसका बिहेवियर हो जाएगा कैपेसिटर की तरह। तो ये हो गया। मान लो इस कैपेसिटर के ऊपर वोल्टेज है E के बराबर मान लेता हूं मैं, इसको C से लिख देता हूं कि कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज है, और इसमें जाने वाली करंट को मैं लिख देता हूं I ऑफ C से, कैपेसिटर में जाने वाली करंट। तो इधर से आने वाली करंट कितनी होगी बताओ, I ऑफ C होगी, क्योंकि इधर तो कोई करंट जा नहीं रही है। सही है, जब करंट खत्म होगा, आर खत्म हो जाएगा। तो अगर इसमें आप KVL लगाओगे तो कैसा बनेगा बेटा, देखो I ऑफ C करंट जा रहा है, लगाओ जो जरा KVL, E माइनस यहां पे ये I ऑफ C क्या, इसका क्रॉस वोल्टेज कितना होगा, V ऑफ L। V ऑफ L क्या होगा, L di बाई dt, करंट जा रहा है IC। इधर चलोगे माइनस E ऑफ C इक्वल टू 0, यही होगा। अब ये जितना E ऑफ C होगा, देखो अगर यहां इसके अक्रॉस ये वोल्टेज और ये वोल्टेज दोनों पैरेलल में ही है, तो E ऑफ C जो होगा वही आपका किसके बराबर होगा, V के बराबर होगा। मतलब अगर आप E ऑफ C का फिनोमिना निकाल लो तो आपको TRV मिल जाएगा। सही है, क्योंकि वही आपका V होगा। तो E ऑफ C निकालते हैं जरा भाई, कैपेसिटर का बिहेवियर देखो। तो कैपेसिटर में करंट है I ऑफ C और E ऑफ C, तो I ऑफ C और E ऑफ C में रिलेशन क्या होगा, कैपेसिटर में करंट क्या होती है, I क्या होता है, I होता है बेटा आपका C dV बाई dt। तो वोल्टेज है E ऑफ C बाई dt, सही है ना। तो अगर इसको इस I ऑफ C की वैल्यू को उठा के यहां डालोगे तो ये क्या बनेगा, देखो जरा, E इक्वल टू इन दोनों का क्या काम करो, इधर ले जाओ, तो हो जाएगा L d बाई dt, और इसकी जगह I ऑफ C की वैल्यू डालो d E ऑफ C dt, प्लस ये हो गया आपका E ऑफ C। कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। देखो इसको ओपन करोगे, ये बन जाएगा आपका LC d2 E ऑफ C डिवाइड बाई dt प्लस E ऑफ C इक्वल टू E। ये एक सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन आप लोगों के पास में बन चुकी है। कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। अगर आप यहां से E ऑफ C निकालना चाहो तो क्या करो, पहले इसको लाप्लास में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। ओके, जिनको करना आता है ठीक है, नहीं आता है मैं बता देता हूं, एक बार देख लो। तो E तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये तो हो जाएगा आपका E बाई S, भाई मैग्नीट्यूड है ना E का, वैसे तो ये कौन सा वो है आपका कोसाइन फॉर्म है, ठीक है। तो ये हो गया आपका E बाई S इक्वल टू, देखो ये LC ये डबल डिफरेंशिएशन है, तो ये हो जाएगा आपका S स्क्वायर, यहाँ पे आपको E ऑफ C ही निकालना है, यही है आपका वेरिएबल, प्लस ये हो गया आपका EC ऑफ S, यही बनेगा। तो देखो अगर इसमें से कॉमन लोगे EC ऑफ S को लिखोगे तो क्या बनेगा, ऊपर रह जाएगा आपका EM डिवाइड बाई S, और नीचे बनेगा आपका 1 प्लस LC S स्क्वायर। इस LC को कॉमन ले लेना, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन LC, ऊपर से EM ले लेना, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा 1 डिवाइड बाई S इंटू 1 प्लस वो या 1 डिवाइड बाई LC, LC कॉमन ले लिया ना, तो ये LC यहां से चले जाएगा, ये 1 प्लस LC बन जाएगा, और ये बन जाएगा S स्क्वायर है। देखो ये आपको आना चाहिए, आप लोग कंट्रोल और उन सब में पढ़ते हो, ठीक है। हाँ, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। जब इसको सोल्व करोगे तो ये क्या बनेगा, तो ये EC ऑफ t मैं डायरेक्ट लिख देता हूं अब तो, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका E ऑफ M 1 माइनस कॉस ऑफ ओमेगा t। ये डेरिवेशन काफी टाइम बाद आती है आपकी, है ना, तो आपको पता ही होगा इसके बारे में। देखो ये बन जाएगा, यहाँ पे ये जो ओमेगा है, ये ओमेगा किसके बराबर है, तो ये ओमेगा है आपका 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ LC के बराबर। बेटा ये जो वोल्टेज होता है ना, यही वोल्टेज आपका क्या कहलाता है, तो इट्स कॉल्ड योर ट्रांजिएंट रिकवरी वोल्टेज। क्लियर है नहीं है। और इस ट्रांजिएंट रिकवरी वोल्टेज, इसको V से भी लिख सकते हो आप, इस ट्रांजिएंट रिकवरी वोल्टेज की अगर आपको निकालनी है कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, तो सोचो मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, 1 माइनस, अगर -1 हो जाए तो 1 और 1 2 हो जाएगा। क्लियर है नहीं है। -1 कब देगा, ये पाई पे देता है, सही बात है नहीं है। तो जब ये 2 हो जाएगा तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू किसके बराबर होती है, 2 इंटू EM के बराबर होती है। वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है नहीं है। तो यहां से आई थिंक आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा।
अगर आप लोगों से पूछ लिया, कभी कभी ये इक्वेशन पूछ ली जाती है कि आपके ट्रांजिएंट रिकवरी वोल्टेज की इक्वेशन क्या होती है, तो दैट इज योर EM इंटू 1 माइनस cos ओमेगा t। मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है इसकी बेटा, 2 ऑफ EM के बराबर होती है। कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? ओके गुड। अब देखो जरा आगे, यहां पे अब मैं इसको इरेज कर देता हूं इधर से, ठीक है। हाँ अब देखो एक और चीज है थोड़ी इंपॉर्टेंट समझना। एक वर्ड आता है आप लोगों के, रेट ऑफ राइज ऑफ रिकवरी वोल्टेज। नाम सुन लो, रेट ऑफ राइज ऑफ रिकवरी वोल्टेज, RRRV। आप लोगों से कभी कभी पूछ लेता है RRIV क्या है, तो रेट है किसकी, रिकवरी वोल्टेज, ट्रांजिएंट रिकवरी वोल्टेज है, रिकवरी वोल्टेज की रेट है ये। क्लियर है नहीं है? तो इसकी अगर आपको रेट निकालनी है तो रेट कब निकालते हो, उसको डिफरेंशिएट कर दो। तो अगर आपको इसको रेट निकालनी है तो क्या करोगे, d/dt किसका, EC ऑफ t का। सही है ना? करो डिफरेंशिएट जरा, क्या बनेगा, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये EM माइनस EM माइनस 1, तो 1 वाला तो 0 हो जाएगा, कोस का क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। तो ये हो गया आपका E ऑफ M साइन ऑफ ओमेगा t, और अंदर जब ओमेगा t का करोगे तो ओमेगा बाहर निकल के आ जाएगा, तो ये आ गया आपका ओमेगा। तो ये होता है आपका RRRV। अगर इस RRRV की अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो मैक्सिमम वैल्यू होगी जब ओमेगा t 90 होगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो दैट इज कॉल्ड योर ओमेगा E ऑफ M। यहां पे नेगेटिव साइन भी आएगा। ओके, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। ओके, अगर आप ओमेगा की बात करो तो ओमेगा क्या है, 1/√LC। तो इसको आप क्या भी लिख सकते हो, EM डिवाइड बाई √LC। एक चीज का ध्यान रखना बेटा, इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है, सुनना जरा। कभी कभी आप लोगों से वो ये पूछ लेता है कि ट्रांजिएंट रिकवरी वोल्टेज या आपका RRV जो होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। ये आपके SSC JEE में पूछा भी गया है ये क्वेश्चन, और EAC में भी एक बार पूछा गया है। क्लियर है कि वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो वो एक कभी कभी आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। तो उसमें एक ऑप्शन देके रखता है सर्किट पैरामीटर्स। देखो ये इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस जो है ना बेटा, ये आपके ट्रांसमिशन लाइन के पैरामीटर्स है या नहीं है। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपके सिस्टम के पैरामीटर या ट्रांसमिशन लाइन के पैरामीटर्स के ऊपर आपका क्या करता है, डिपेंड करता है। तो वही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? ओके हाँ, अब एक छोटा सा टॉपिक और है, समझ लो पहले उसको, फिर कल अपन आपका OL सर्किट ब्रेकर वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। आर्क इंटरप्शन की या आर्क को खत्म करने की 2 थ्योरी और दी गई है। क्लियर है? कौन कौन सी थ्योरी है, तो उन थ्योरीज को और जरा एक बार सुन लो, 2 मिनट का काम है। ठीक है, देखो थ्योरी, ठीक है, या आर्क इंटरप्शन की थ्योरी। ओके, 2 थ्योरी है बेटा। पहला है आपका वोल्टेज रेस थ्योरी, ओके, और दूसरा है बेटा आपका एनर्जी। ओके, समझना। देखो जैसे ही देखो, अगर आप लोगों को पता है तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी होती है, कितनी होती है एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो एयर की जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है वो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है बेटा आपकी, कितनी होती है, तो 30 किलो वोल्ट पर mm। 30 ओके mm, 3 किलो वोल्ट पर mm। ठीक है, 3.3 के आसपास भी पढ़ते हो आप इसके RMS वैल्यू में। ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले रहा हूं मैं। ओके, तो 3 किलो वोल्ट पर mm चलेगा। ओके, अब देखो एक बात बताओ, सपोज दैट ये आपका फिक्स कॉन्टेक्ट है और ये आपका मूविंग कॉन्टेक्ट है। आप क्या कर रहे हो, मूविंग कॉन्टेक्ट एक साथ तो हटाते नहीं हो ना, ऐसे धीरे धीरे पीछे खींचते हो। अब पीछे खींचते हो तो ये गैप क्या होता है, बढ़ता हुआ जाता है। सपोज दैट किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे ये गैप है 5 मिलीमीटर। कितना है ये गैप, 5 मिलीमीटर। 5 मिलीमीटर होगा तो यहाँ पे एयर किया जो स्ट्रेंथ होगा, किसका, एयर का, तो एयर का जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगा वो कितना होगा, तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हो जाएगा पर mm में 3 है, 5 का हो गया तो कितना हो जाएगा, 5 3 15, 15 हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 15 किलो वोल्ट पर mm। अब जब ये अलग होता है तो यहाँ पे क्या होता है, एक वोल्टेज आता है दोनों के क्रॉस, सर्किट ब्रेकर के क्रॉस वोल्टेज। मान लो अगर ये वोल्टेज आ रहा है, अगर इस वोल्टेज की वैल्यू है मान लो 12 किलो वोल्ट, कितना है, 12 किलो वोल्ट, और आपका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एयर का कितना है, 15 किलो वोल्ट। सही बात है नहीं है? तो क्या आर्क का प्रोडक्शन होगा क्या, देखो मैंने पहले ही बताया था,
आपका एयर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होता है वो अपोजिशन करता है आर्क का, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये सपोर्ट करता है। अब सपोर्ट के लिए फोर्स लग रहा है 12 किलो वोल्ट का, अपोजिशन के लिए फोर्स कितना का लग रहा है, अगर 15 किलो वोल्ट का लग रहा है तो क्या आर्क का प्रोडक्शन होगा, क्या नहीं होगा। अगर आप लोगों ने इसको और आगे बढ़ाया, और आगे बढ़ाने के बाद में मान लो यहां पे आपका अब इसका जो गैप है मान लो वो 8 मिलीमीटर हो गया, तो अब कितना हो जाएगा, 8 × 3 करोगे तो 24 किलो वोल्ट पर mm हो जाएगा। किसका हो गया, ये एयर का। और मान लो यहां पे आने वाला जो वोल्टेज है मान लो आपका 18 हो गया, 18 किलो वोल्ट हो गया। क्लियर है नहीं है? तो अब क्या हो जाएगा, अब भी ये कम है ये ज्यादा है, तो क्या आर्क का प्रोडक्शन होगा, क्या नहीं होगा। अब आर्क का प्रोडक्शन कब होगा, अगर मान लो यहां पे ये 5 mm पे अगर यहां पे आने वाला वोल्टेज अगर कितना होता, मैं इसी में कर देता हूं, देखो अगर ये कितना होता, मान लो ये 18 किलो वोल्ट होता, तो इसका कितना है 15, ये कितना आ रहा है 18, क्या आर्क का प्रोडक्शन होगा, क्या बिल्कुल होगा, क्योंकि अपोजिशन करने वाले की स्ट्रेंथ 15 है और सपोर्ट करने वाले की स्ट्रेंथ कितनी है, आयनाइजेशन वाले की 18 है, तो आर्क का प्रोडक्शन हो जाएगा। सही बात है नहीं है? इसी तरीके से अगर यहाँ 8 मिलीमीटर में ये 24 आ रहा है और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर मान लो 30 आ जाए, कितना आ जाए 30 आ जाए, तो क्या आयनाइजेशन होगा, बिल्कुल होगा। क्या आर्क प्रोडक्शन होगा, बिल्कुल होगा। सही बात है नहीं है? तो ये होता है बेटा वोल्टेज रेस थ्योरी, दोनों में रेस रहती है, इसमें और इसमें, जो आगे निकल गया वो जीत गया। अगर ये आगे निकला एयर वाला तो ये आर्क को खत्म कर देगा, प्रोडक्शन नहीं होने देगा। क्यों? क्योंकि अपोजिशन ज्यादा रहेगा सपोर्ट से, आयनाइजेशन से। क्लियर है? लेकिन अगर ये आगे निकल गया इससे तो सपोर्ट ज्यादा हो जाएगा, अपोजिशन कम हो जाएगा, तो आयनाइजेशन हो जाएगा, आर्क का प्रोडक्शन हो जाएगा। क्लियर है नहीं है? ओके, बड़ा सिंपल है, देख लो। ओके, तीसरा है एनर्जी रेस थ्योरी, इसको भी समझ लो। क्या है भाई, देखो यहां पे ये फिक्स कॉन्टेक्ट है और ये मूविंग कॉन्टेक्ट है, बिल्कुल सही बात है। ये आपका फिक्स कॉन्टेक्ट है, ये मूविंग कॉन्टेक्ट है। क्या होता है भाई, ये जैसे ही दोनों अलग होते हैं ना, यहां पे वोल्टेज आता है और उसकी वजह से यहां क्या प्रोड्यूस होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। सही बात है, जो क्या करता है, आयनाइजेशन करता है, हीट प्रोडक्शन करता है, चार्ज कैरियर प्रोडक्शन करता है। क्लियर है नहीं है? अगर मान लो तुमने ऐसा क्या कि नीचे से तुमने हवा प्रोवाइड कर रखी है और क्या कर रखे हो, जो भी यहां आयनाइजेशन हो रहा है उस आयनाइजेशन को यहां से क्या कर रहे हो, बाहर निकाल रहे हो, तो क्या होगा, अगर आपका हीट का प्रोडक्शन और हीट का डिस्प्लेसमेंट एक जगह से दूसरी जगह, हीट को यहां से भगाना, डिफ्यूज करना, सही बात है नहीं है? तो हीट के प्रोडक्शन से ज्यादा अगर हीट का डिस्प्लेसमेंट अगर आपका है तो क्या आपके सिस्टम में आर्क का प्रोडक्शन होगा क्या? अरे सोचो, जितना हीट प्रोड्यूस हो ही नहीं रहा, जितना आयनाइजेशन आपका हो ही नहीं रहा, जो भी कण आपका आयनाइज होता है आप तुरंत वहां से उसको निकाल के बाहर फेंक देते हो, यहां से हवा करके बाहर ले जाते हो, तो क्या बीच में आपका कंडक्शन हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। अगर तुमने यहां से जो आप लोगों जो एनर्जी दे रहे हो, हवा दे रहे हो या हीट का जो डिसिपिएशन कर रहे हो, डिसिपिएशन मतलब यहां से निकाल के बाहर ले जा रहे हो, अगर हीट के जनरेशन से एक तो हो रहा है आपका हीट जनरेशन, जो कौन कर रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ये कम है किससे, हीट के डिसिपिएशन से। डिसिपिएशन का क्या मतलब है, हीट को यहां से बाहर भगाना। अगर आपने हीट को आप बहुत तेजी से यहां से बाहर भगा रहे हो और जनरेशन कम हो रहा है तो क्या हीट प्रोड्यूस हो पाएगी क्या? नहीं प्रोड्यूस हो पाएगी। तो क्या आर्क आएगा क्या? नहीं आएगा। तो क्या आर्क खत्म हो जाएगा? बिल्कुल खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर हीट का जनरेशन ज्यादा हो रहा है और डिसिपेशन कम हो रहा है तो क्या आर्क आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। सही बात है नहीं है? तो इन दोनों में भी रेस होती है, ये एनर्जी वाली रेस है, इन दोनों में भी रेस होती है। कौन सी रेस है? वोल्टेज वाली रेस है। क्लियर है नहीं है? तो ये आपका एक्चुअली जो आपका सर्किट ब्रेकर है उसके सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स, इनके पूरे क्लासिफिकेशन, इनके आपके फंडामेंटल फिनोमिना, आपका रेजिस्टेंस बिहेवियर, जीरो इंटरप्शन करंट, आपका आर्क इंटरप्शन, क्लियर है नहीं है? सारी चीजें जो है वो मैंने कवर कर ली है। अब सिर्फ और सिर्फ आपका ये बचा है क्लासिफिकेशन ऑफ द सर्किट ब्रेकर। क्लियर है? अब ये मेन पोर्शन था वो आपका यही था। आगे वाला जो क्लासिफिकेशन है वो बड़ा ही सिंपल है, उसमें कोई डिफिकल्ट वाली चीज नहीं है। अगर ये क्लियर है तो वो चीजें बड़ी ही सिंपल लगेगी आपको। ठीक है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा ज्यादा टाइम दिया है। क्लियर है? ओके, बस पढ़ते रहो और मस्त रहो। ठीक है, कल मिलेंगे अब। ओके, गुड बाय, मस्त रहो।